मैं हर बार आता हूँ, हर बार मैं भूल जाता हूँ कि फरीदाबाद में पानी की प्रॉब्लम है। फिर मैं जैसे आता हूँ फिर बारिश आ जाती है। तो अब मुझे लगता है जीआई टैग के लिए मैंने वो कर दिया है, एक एप्लीकेशन दे दिया है। तो फरीदाबाद को हम जीआई टैग दिलवाएंगे, एक तो नदियों के लिए देयर आर सो मेनी रिवर्स। एक और क्या दिक्कत थी, हाँ देखते हैं, अभी अभी तक तो है। ठीक है, जरूर बारिश होती, मतलब निकलो ना मेट्रो स्टेशन पे पहुंच करके वहीं बारिश शुरू, कुछ तो है। वो मूवी थी ना यार, अभी रणवीर कपूर की मूवी आई थी, वो जिसमें कहता है कि मेरा आग से कोई नाता है। क्या पिक्चर थी वो? पिक्चर विक्चर नहीं देखते क्या? प्राची कौन सी मूवी थी? है वो, अरे मेरा, हाँ, ब्रह्मास्त्र। ऐसे मेरा पानी से कोई नाता मुझे लग रहा है। या फरीदाबाद का। बारिश होनी ही होनी है। क्या लास्ट क्या बात कर रहे थे हम? एमरजेंस, लेक्स लोकी की बात की थी। ठीक है, लेक्स लोकी एक्ट की, ठीक है। चलो, तो बेसिकली हम देख रहे हैं आईएनएम, जो लोग लास्ट क्लास में नहीं थे। ठीक है, आईएनएम ये कोई मेट्रो स्टेशन नहीं है दिल्ली मेट्रो का। ठीक है, ऐसा बहुत सारे मेट्रो स्टेशन है, आईआईएम है और क्या है, मतलब ऐसे ही बहुत सारे मेट्रो स्टेशन है। कुछ आईएनए भी है ना, एक आईएनए भी है ना। ठीक है, खैर, इंडियन नेशनल मूवमेंट। ठीक, ओके। तो लास्ट हमने बात की थी लेक्स लोकी एक्ट की। बेसिकली लेक्स लोकी एक्ट की बात नहीं कर रहे थे, हाउ इट अफेक्टेड द मूवमेंट उसकी बात कर रहे थे ना। रीजंस की बात कर रहे हैं कि व्हाई इट इज हैपनिंग, कि 1857 के बाद एकाएक से ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से एकाएक से मूवमेंट स्टार्ट हो गई नॉन वायलेंट। ठीक है, तो दिस मूवमेंट इज नॉन वायलेंट। वी आई पहले, वो पहले? अच्छा, आगे का बताया मुझे। ठीक है, ये एक स्पेशलिटी है आफ्टर 1857। बिफोर 1857 मोस्ट मूवमेंट्स वर द वायलेंट वंस। ठीक है ना, कि मतलब सिर्फ एक ही तरीका था, या तो मान जाओ नहीं तो मार काट। ठीक है, रीजन भी था, देखो फर्क होता है ना। मैंने बोला कि एक पर्सन होगा जो कि अनएजुकेटेड पर्सन हो। ठीक है, थोड़ा कंट्रोवर्शियल है बट ठीक है, कोई बात नहीं। अनएजुकेटेड मतलब, मैं नहीं बोलूंगा, तुम लोग बोलो। है, अरे नहीं, उस टाइम पे अनएजुकेटेड किसे बोले? यस एग्जैक्टली, देखो ये मैं नहीं बोल रहा, टू बी क्लियर, प्राची ने बोला है। ठीक है, आई एम नॉट सीइंग एनीथिंग। ठीक है, पता लगे कुछ और हो जाए। चल, बहुत हर चीज हुई। ठीक है, खैर, तो दे वर द अनएजुकेटेड क्लास। तो जब इफ यू आर अनएजुकेटेड, तो आपको बहुत ज्यादा राइट्स वगैरह अपने पता नहीं होते हैं, फिर आपके पास एक ही ऑप्शन है, ताकत। है ना, कि मैंने बोला ना कि हमने बात की थी बहुत पहले एक बार किसी क्लास में, याद हो, कि शिक्षा हो ना हो, इफ यू आर पावरफुल, कम से कम जिंदा तो रह लोगे। है ना, फूड, इसीलिए फूड कम्स इन द प्रायोरिटी, कि अगर पहले आप किसी चीज की बात, व्हाट इज द बेसिक नीड्स, सो फूड कम्स फर्स्ट। रोटी, कपड़ा और मकान, पहले रोटी आती है, रोटी रहेगी, ताकत रहेगी, तो कपड़ा और मकान तुम छीन भी सकते हैं किसी का। है ना, तो ये बात है, ताकत होगी तो वी कैन स्नैच दैट थिंग। खैर, तो दे आर द प्रेजेंट्स, सिंस दे आर नॉट एजुकेटेड, उतना ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, तो फिर इनके पास एक ही ऑप्शन था, वायलेशन। मतलब हाँ ठीक है। आफ्टर 1857 व्हाट हैपेंड? इमरजेंस ऑफ वेस्टर्न एजुकेटेड मिडिल क्लास। बहुत सारे मिडिल क्लास के पर्सन ऐसे आए जो कि वेस्टर्न एजुकेटेड हैं, और उनको बहुत सारी बातें ऐसी पता चली कि ये बोलते हैं कि भाई देयर इज इक्वलिटी। कहाँ इक्वलिटी, यू आर नॉट गिविंग अस एनी राइट्स। है ना, तो दे स्टार्टेड लाइक, व्हाट डू वी से, रिवोल्टिंग थ्रू द प्रेस, बट दे आर ऑल नॉन वायलेंट। ठीक है, लेक्स लो की उसी में बात की थी हमने। नेक्स्ट बात करेंगे रोल ऑफ एजुकेशन। ठीक है ना, कि व्हाट इज द रीजन, अनदर रीजन इज रोल ऑफ एजुकेशन। जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है उसके इमरजेंस के रीजंस की बात कर रहे हैं हम। लास्ट हमने बात की थी लेक्स लोकी एक्ट की, अब हम बात करेंगे व्हाट इज द रोल ऑफ एजुकेशन। ठीक है, हाउ एजुकेशन प्लेड द रोल। तो 1833 में हु वाज द गवर्नर? रंजना, हाँ 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 बताओ, हु वाज द गवर्नर जनरल? शाश्वत है, कोई तो बताओ। सौरभ है, बेंटिक था, पक्की बात? यही था कि एम से कुछ नाम था?
लास्ट में एली था, मैकॉले था, है? स्पेलिंग यही है क्या, या यू है ना, मैकॉले है ना, यू है ना? खैर, सो मैकॉले का एक वो था, एक डॉक्यूमेंट था, मिनट ऑन एजुकेशन, मैकॉलेज मिनट ऑन एजुकेशन। किसी को पढ़ना हो पूरा, ये पीडीएफ अभी भी अवेलेबल है वेबसाइट पे, आप सर्च करोगे गूगल पे आपको ये मिल जाएगा। 3-4 पेज का डॉक्यूमेंट है, हमारे लिए यूजफुल नहीं है। इसका अल्टीमेट एम क्या था वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। द इंपॉर्टेंस इज, इन्होंने बोला कि देखो होता क्या था, नहीं नहीं, ये देखो ना क्या लिखा है, ऑन एजुकेशन, ठीक है। तो हो क्या रहा था, देखो 1833 के बाद हमने देखा कि वेस्टर्न एजुकेशन बहुत तेजी से ऊपर जाने लगा है ना। दे वर ट्राइंग टू, गुड इवनिंग, दे वर ट्राइंग टू, व्हाट डू वी से, लाइक इंक्रीज द इन्फ्लुएंस। व्हाट इज द मेन रीजन? दे वांट टू क्रिएट व्हाट, दे वांट टू क्रिएट दीज गाइस, दिस इज दियर अल्टीमेट एम। कि होना क्या है, शकल से आप इंडियन रहो, ऊपर से अपीयरेंस इंडियन रहो, धोती कुर्ता पहनो, बट बोलो अंग्रेजी, सोचो अंग्रेजों की तरह, है ना। सो दिस इज व्हाट दे वांटेड टू क्रिएट ब्राउन साहेब। उनको लगा कि अगर हम अपनी चीजें इनको पढ़ाएंगे, अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताएंगे इंग्लिश में स्पेशली, तो क्या होगा, उससे उससे इनको पता चलेगा कि वी आर हियर फॉर दियर लाइक ओन गुड, है ना, कि भाई हम इनका भला चाहते हैं, वी आर द बेस्ट, और हम इनको क्या बनाने आए हैं, सिविलाइज्ड, बिकॉज दे आर लाइक एनिमल्स, ठीक है। हाँ, मोस्ट ऑफ द यही सोचते थे। खैर, सो द ईयर वॉज 1835। तो इसमें बेसिकली बात क्या गई, इसने देखा कि कुछ चैलेंजेस थे इसमें, ये ब्राउन साहेब बनाने के लिए कुछ चैलेंजेस थे। द चैलेंजेस वेर द वर्नाकुलर्स। व्हाट इज वर्नाकुलर? है, वर्ड सिस्टम बोला क्या तुमने? कुछ फेंक के मारने के लिए वहीं बैठे वर्नाकुलर तो वर्ड, मैकॉले होता मर जाता है सुन के। वर्नाकुलर्स मीन्स इंडियन लैंग्वेजेस, ठीक है। वाह। तो तुम्हारी बात तो ना, मेरे भाई की बात याद आ गई। मेरे चाचा का बेटा था, पढ़ने में अच्छा नहीं था, और 9th क्लास में था। तो मेरे चाचा, हालांकि बहुत नीट एंड क्लीन पर्सन, बस कभी कभार वो ड्रिंक कर लेते थे जब गुस्से में, मतलब दिमाग खराब हो। एक दिन वो ड्रिंक करके आए, तो हम सारे लोग ऐसे बैठे थे और वो भाई सो रहा था। उन्होंने एक लात मारा, कहा उठ, उठा, वो नींद से आग, कह रहे भूषण की स्पेलिंग बता। ठीक है, कह रहे भूषण की स्पेलिंग बता। तो शुरू किया उसने, हाँ हाँ, अड़ा होता है उसमें, अड़ा। तो उसने BHUSA, अब उसको उड़ा का पता ना चले कि ये भूषण बोलते हैं इंग्लिश में। तो बहुत देर तक उसने किया, कहता BHUSA यण, कहता भूषण। फिर वो आज तक स्पेलिंग नहीं भूला, इतनी मार मारी चाचा ने उसको। ऐसे ही तो वर्नाकुलर वर्ड सिस्टम है, ठीक है। सो दिस वाज द प्रॉब्लम। खैर, इंडियन लैंग्वेजेस, अब दिक्कत क्या थी ना, रीजनल लैंग्वेजेस बहुत ज्यादा थी। फॉर एग्जाम्पल, कोई अगर बॉम्बे के पास है तो ऑब्वियसली ही इज द मराठी स्पीकिंग, महाराष्ट्र मराठी बोलेगा। कोई बंगाल के पास है तो ऑब्वियसली बंगाली बोलेगा। कोई मद्रास के पास है तो तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा कुछ भी बोलेगा, है ना। मोस्टली रीजनल लैंग्वेज वर देयर। इट मीन्स कि देखो, या तो बॉम्बे के पास है, मद्रास के पास है, या फिर है वो कोलकाता स्लैश कैलकाटा, कुछ भी बोलो। इन पे दिक्कत ये है कि वो सारे रीजनल लैंग्वेजेस हैं। अब हर पर्टिकुलर एरिया के लिए रीजनल लैंग्वेज में उनको एजुकेशन दे पाना, इट्स अबाउट टू इम्पॉसिबल, है ना। इसीलिए एक पर्टिकुलर लैंग्वेज होनी चाहिए। तो मैकॉले का ये जो मिनट ऑन एजुकेशन था, इसने बेसिकली क्या बोला कि ये पॉसिबल नहीं है, रीजनल लैंग्वेज में एजुकेट करना इंडियंस को, इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि इनको खुद नहीं आती, इनको कहाँ से मराठी आएगी, है? काय मानू काय झाला, इसका मतलब क्या होता पता नहीं, पर ठीक है। यही आता मुझे। अभी मैं मुंजिया देख रहा था तो उसमें पता चला मुझे। खैर, हाँ, पिक्चर तो बेकार ठीक है किसने अच्छी बोली, अच्छी है अच्छी पिक्चर, बेकार, घटिया। खैर, ठीक है। तो उसने बोला कि रीजनल लैंग्वेज में इट इज नॉट पॉसिबल टू एजुकेट इंडियंस, देयर नीड टू बी अ क्या, यूनिवर्सल लैंग्वेज विच इज इंग्लिश। क्योंकि मोस्टली इनके चीजें जो भी हैं, जो भी ये चीजें अपनी पब्लिश कर रहे हैं, जो भी इनकी पार्लियामेंट है, सब सारी चीजें तो इंग्लिश में है। तो अनलेस इंडियंस नो इंग्लिश, उनको विजन कैसे पता चलेगा? अब ऐसा तो है नहीं कि ये पहले इंग्लिश में करे, फिर उसको ट्रांसलेट करवाए, मराठी में करवाए, कन्नड़ा, तमिल, उड़िया, फिर भोजपुरी।
हाँ हाँ, भोजपुरी इज ऑल्सो देयर, ठीक है। तो दिस इज द थिंग, तो दैट्स वाई ही मेड दिस मिनट ऑन एजुकेशन, जिसका मेन एम ये था कि इंडियंस को इंग्लिश लैंग्वेज में एजुकेट करना, ठीक है। दिस वाज द मेन एम। हाँ हाँ, एक एक लाइन, एक एक शब्द, ठीक है। तैयार रहो, आज 25-30 पेज लिखेंगे हम। ठीक है, ओके। सो अच्छा, एक चीज, एक बस ना एक चार्ट बना लो अब थोड़ा सा फॉर दिस, जो मैंने बोला कि कुछ टारगेटेड एरियाज थे, बॉम्बे, मद्रास एंड देन कलकत्ता, या फिर कोलकाता लिखोगे तो के लिख लेना, जैसा भी है। अब देखो प्रेसिडेंसी एरियाज हैं ये, ठीक है, दीज आर द प्रेसिडेंसी एरियाज। प्रेसिडेंसी एरियाज, प्रेसिडेंसी एरिया होने का मतलब क्या है माही? प्रेसिडेंसी एरिया होने का मतलब क्या है? यहाँ पे देखो द्रौपदी मुर्मू जी होती हैं, यस। सो दीज 3 एरियाज जहाँ पे कौन होंगे? गवर्नर। मोस्ट पावरफुल, हाँ हाँ, मोस्ट पावरफुल कौन होगा? विल बी द मोस्ट पावरफुल, ठीक है ना। ये सुपीरियर होगा सबसे, बाकी ये दोनों इसके सबऑर्डिनेट्स। ओ ओ ओ, कोई बात नहीं, करूंगा उसी को सही, ठीक है। इसको बॉम्बे लिख, ठीक है, खैर। इसके दोनों सबऑर्डिनेट्स हैं ये, तो किसी भी मेन चीज पे, जैसे वो डिफेंस का मुद्दा हो, फाइनेंस का हो, कुछ भी हो, इसकी चलेगी। ही इज द, जब तक ये परमिशन नहीं देगा कुछ नहीं हो सकता। वॉर, पीस, ट्रीटी, फिनांस, कुछ भी हो, बिजनेस, कुछ भी हो, ही इज द मेन, लाइक हेड कह सकते हो, ठीक है। तो ये प्रेसिडेंसी एरियाज हैं। प्रेसिडेंसी एरिया होने की वजह से टाउन्स भी यहीं होंगे, बिजनेस की सारी एक्टिविटीज यहीं होंगी, और जहाँ पे ज़्यादा बिजनेस एक्टिविटी होंगी, एजुकेशन हब भी वहीं बनेगा। इट्स ऑब्वियस। तो यहाँ के आसपास की जो रीजनल लैंग्वेजेस होंगी या जो लोग होंगे, है ना, तो इन पर्टिकुलर एरियाज के जो लोग होंगे, कंपेरेटिवली वो क्या होंगे? ज़्यादा एजुकेटेड होंगे, है ना। अब द प्रॉब्लम इज कि चलो अगर मैं बंगाल की बात, सॉरी, बॉम्बे की बात करूं, तो अगर मैं मराठीज के कंपैरिजन में बात करूं, है ना, मराठीज के कंपैरिजन में, सो दे विल बी ग्रेटर देन द उड़िया, उड़िया कह सकते हैं, नहीं उड़िया मत करो, बंगाली, मराठीज बेटर होंगे गुजराती से, ठीक है। अरे गुजरात भी ट्रेड सेंटर था ना, तो मोर मराठीज विल बी एजुकेटेड, है ना, इन कंपैरिजन टू गुजरातीज। मराठी लैंग्वेज, ऑब्वियसली मराठी पीपल ज़्यादा एजुकेटेड होंगे। अगर मैं बंगालीज की बात करूं, बंगाली लोग ज़्यादा एजुकेटेड होंगे किससे? क्योंकि देखो अगर अवध वाला पूरा रीजन लो, तो दो लोगों से, एक उड़िया लोगों से और दूसरा भोजपुरी स्पीकिंग। इसीलिए देखो रीजन क्या है, इंडियन नेशनल मूवमेंट में आपको कौन लोग मिलेंगे? यहाँ वाले ना, आपको ज़्यादा गुजरात के लोग मिलेंगे, वही बात कहना, गांधी जी भी थे, गांधी जी गुजरात से बाहर थे। तो आपको ना तो कोई जल्दी गुजराती दिखेगा, ना ही कोई उड़ीसा का पर्सन दिखेगा, ना ही आपको कोई अवध वाला इधर मतलब यूपी और बिहार का जल्दी कोई नहीं दिखेगा, कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं दिखेगा, और ना ये रिप्रेजेंटेटिव आपको दिखेंगे आईएनसी में। इज इट क्लियर? मद्रास की बात करेंगे, अगर अगर मद्रास की बात करेंगे, अरे मद्रास मत लिखना, मद्रास में जो तमिल स्पीकिंग लोग होंगे, दे विल बी हैविंग द लेवरेज इन कंपैरिजन टू द कन्नड़ा एंड तेलुगु, ठीक है, कन्नड़ा एंड तेलुगु स्पीकिंग, ठीक है, इन पे लेवरेज होगा। तो जो तमिलियंस होंगे वो ज़्यादा एजुकेटेड होंगे इन कंपैरिजन टू दिस कन्नड़ा एंड तेलुगु स्पीकिंग पीपल। इज इट क्लियर? बस ये चार्ट याद रखना, ये आपके मेंस वगैरह में काम आएगा, ठीक है। चलो इन बातों को लिख लेते हैं। अच्छा, वन मोर थिंग इज देयर कि ऐसे यही कर ही रहे हो तो ऐसे भी यहीं पे एक चीज़ और लिख लो, हिंदूज बेनिफिटेड मोर देन मुस्लिम्स, ठीक है, मोर हिंदूज और बेनिफिटेड। रीजन उसका यही कह सकते हो कि बिकॉज मेजोरिटी थी, तो बेसिकली मेजोरिटी को देख करके आप चीज़ें बनाते हो लॉज वगैरह, तो दैट्स वाई हिंदूज बेनिफिटेड मोर देन द मुस्लिम्स, ठीक है। चलो, रूल ऑफ एजुकेशन इन अर्ली, लिख लो लिख लो, हेडिंग वही रहने दो आप, रोल ऑफ एजुकेशन इन अर्ली आईएनएम, शाश्वत, एनी कंफ्यूजन, एनी? रोल ऑफ एजुकेशन इन अर्ली आईएनएम विच इज इंडियन नेशनल मूवमेंट, ठीक है। शुरू करें, मानवी हो गया। ब्रिटिश वांटेड टू कॉलोनाइज इंडियन माइंड्स, ब्रिटिश wanted to colonize Indian minds.
हिंदी में भी चाहिए क्या किसी को? हिंदी में नहीं? अच्छा ठीक है। ब्रिटिश वांटेड टू कॉलोनाइज इंडियन माइंड्स एंड वांटेड टू क्रिएट ब्राउन साहेब Indian minds and wanted to create brown sahibs. And wanted to create brown sahibs post 1833/35 / 1833-35। इसके आगे ना ब्रैकेट में ऐसे स्टार लगा के लिख लेना। By 1835 minute on education by Macaulay। ये minute on education by Macaulay। ये वाई है। minute on education by Macaulay। brackets closed। however educated Indians develop educated Indians develop a critique of British rule। Develop a critique of British rule। Develop a critique of British rule। मतलब समझ आया इसका? ये बना रहे थे ब्राउन साहेब, बट इन्होंने बना लिया क्या? इन्होंने एंटी बना लिया अपना। ठीक है, क्योंकि आपने पढ़ाया, आप क्या करते हो? इक्वलिटी बिफोर लॉ। कहाँ इक्वलिटी दे रहे हो आप? ना तो आप रिप्रेजेंटेशन दे रहे हो, ना देयर इज नो सेपरेशन ऑफ पावर। बिजनेस पे आप मोनोपोली लेकर बैठे हुए हो। भाई हमें भी गांजा वांजा बेचने दो, पैसा कमाने दो, है ना? तो देयर इज अ मोनोपोली ऑन ओपियम, सॉल्ट। कुछ और चीजों की बात की थी हमने? नहीं, मेजरली दो चीजें यही थी ना, सॉल्ट एंड ओपियम। ठीक है, और ओपियम क्योंकि उस टाइम पे बहुत पैसा था, आज भी है। एटीन 1835 बेंटिक था ना। मैकॉले ने बेसिकली ये डॉक्यूमेंट दिया होगा, मे बी बेंटिक ही रहा होगा पॉसिबली। दो ही तो अच्छे लोग थे, एक लॉर्ड विलियम बेंटिक, हाँ बेंटिक ही था, अच्छा आदमी था, राजा राम मोहन राय के साथ घूमता था बाइक पे, मैंने देखा था। बेंटिक वाज अ गुड पर्सन एंड देन लॉर्ड रिपन वाज अ गुड पर्सन। दो ही लोग लिबरल्स थे एंड दे वर टू गुड। खैर, बुलेट पॉइंट्स में लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो आप। पोस्ट 1857 रैपिड ग्रोथ ऑफ हायर एजुकेशन। Post 1857 rapid growth of higher education। Next point, uneven growth of western education। Uneven growth of western education led to uneven growth of modern INM। uneven growth, ठीक है, दिस इज, ठीक है ना? तो जब भी अगर हम मेंस में लिख रहे हैं, हमें एक लॉन्ग आंसर लिखना है, तो हम इसको मेंशन कर देंगे, अनइवन ग्रोथ लिखेंगे, एक छोटा सा साइड में चार्ट बनाएंगे, उसमें इसको मेंशन कर देंगे, ताकि उसको लगे कि हाँ पता है अगले को किस। हाँ देखो ना, इनकी ग्रोथ ज़्यादा हो रही है कंपेरेटिवली, इनको इनको एजुकेशन नहीं मिल रही है। सोच के देखो, जितना जो ज़्यादा पढ़ेगा उसको तभी तो पता चलेगा कि भाई ब्रिटिशर्स अच्छे हैं कि बुरे हैं। आप यहाँ रह रहे हो, आपका एक ही माइंडसेट बना हुआ है कि अगर कोई एजुकेटेड पर्सन कह दे रहा है कि अच्छे हैं, तो आप मान ले रहे हो कि चलो हाँ अच्छे ही होंगे, क्योंकि ये कह रहे हैं, इनके पास डिग्री है। ठीक है, कभी आपने कह दिया बुरे हैं तो बुरे हैं। पुराने टाइम में आपने देखा होगा कि एक पर्सन होता था गांव में, एजुकेटेड पर्सन, एक या दो लोग होते थे, तो न्यूज़पेपर पढ़ के सुनाता था तो सारे लोग आते थे। टीवी के साथ ऐसा होता था, शक्तिमान आता था तो हम सारे लोग देखने जाते थे जिसके घर टीवी होता था, है ना? तो दिस इज द थिंग, यही होता था। तो अब अपनी अपनी चीजें हम डेवलप नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए जो प्री आईएनसी ऑर्गेनाइजेशंस थी, उनका एक ही काम था पॉलिटिकल अवेयरनेस। लोगों को पॉलिटिकली अवेयर कर दो आप, उनको पता हो उनका अच्छा बुरा क्या है, हाउ दे आर सकिंग देयर ब्लड, हाउ द ब्रिटिशर्स दे आर सकिंग द ब्लड ओनली, है ना? ऑन पेपर अच्छे भले हो सकते हैं, ऑन ग्राउंड रियलिटी बेकार, घटिया। खैर ठीक है, uneven growth of western education led to uneven growth of modern INM। ठीक है,
और ठीक है, इसको भी एक पॉइंट में लिख लो आप, मतलब ऐसे नहीं लिखना, पॉइंट लिखो आप, उसका एक सब पॉइंट लिखो आप। बंगाल बॉम्बे, मतलब उसी अनइवन ग्रोथ का ना एक एग्जांपल सा बता रहा हूँ आपको, उसका सब पॉइंट हो जाएगा ये। बंगाल बॉम्बे मद्रास, सीधा बीबीएम लिख लो, बीबीएम हैड ग्रेटर स्प्रेड ऑफ एजुकेशन, हैड ग्रेटर स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन कर लेना, हैड ग्रेटर स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन एज अगेंस्ट नॉर्थ इंडिया। अब नॉर्थ इंडिया का के ब्रैकेट में लिख लेना किस किस रीजन की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि नॉर्थ इंडिया बहुत बड़ा है ना। एज इनका अगेंस्ट नॉर्थ इंडिया इन ब्रैकेट नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस, अवध कॉमा पंजाब कॉमा सेंट्रल प्रोविंस, इतने सारे रीजन्स को मिला करके ये बात कर रहे हैं नॉर्थ इंडिया का, सेंट्रल प्रोविंस। सेकेंड पॉइंट, हिंदूज बेनिफिटेड मोर देन मुस्लिम्स, जो कि ऑलरेडी अपने यहाँ लिखा, फिर भी आप लिख लो इसमें। इसका सेकंड सब पॉइंट इज हिंदूज बेनिफिटेड, हाँ हाँ ये उसी का मतलब समझ आया ना, अनइवन ग्रोथ का ही दो सब पॉइंट हो चुका। थर्ड वन इज हिंदूज बेनिफिटेड मोर देन मुस्लिम्स, ये भी खाली इतना भी लिख सकते हो अगर आपको समझ आए तो, ठीक है, बट मेंस राइटिंग करते टाइम ये मत लिख देना, घर आ जाएगा एग्जामिनर, ठीक है, कहीं साइड में चार्ट बना लेना वो ठीक है, बीच में ऐसे कुछ मत लिख देना। लेफ्टिनेंट को आप एलटी लिख सकते हो, यूपीएससी ने क्लियरली बोल रखा है इट इज एक्सेप्टेड। कुछ कुछ चीजें हैं जो एक्सेप्टेड हैं, जैसे लेफ्टिनेंट पूरा नहीं आपको लिखा, मुझे ही नहीं स्पेलिंग याद आ रही है, तो नहीं आती उस टाइम बहुत प्रेशर होता, तो एलटी लिख दोगे तो मान लेंगे कि ठीक है लेफ्टिनेंट गवर्नर की बात कर रहा है, ठीक है ना, तो ये मत करना बट, ठीक है। जैसे सो दैट के लिए हम यूज करते हैं ना, एग्जाम्पल के लिए ईजी यूज कर सकते हो, वो सब ठीक है, बट ये नहीं। लास्ट पॉइंट, एजुकेशन वॉज नॉट फ्री, एजुकेशन वॉज नॉट फ्री, हाँ हाँ ये थर्ड सब पॉइंट, अभी हम रोल ऑफ एजुकेशन में ही हैं, ठीक है ना, एजुकेशन वॉज नॉट फ्री, सो मिडिल क्लास बेनिफिटेड मोर, जो अमीर थे वो ऑलरेडी पढ़ चुके थे, बचा था मिडिल क्लास, उनके पास थोड़े पैसे थे तो वो पढ़ लिए, गरीब, ठीक है, सो मिडिल क्लास बेनिफिटेड मोर। अब उसमें नेक्स्ट रीजन विच इज रोल ऑफ प्रेस, ठीक है, तो बाई 1875 द प्रेस वाज लाइक द प्रेस स्टार्टेड डेवलपिंग इन 1880s। बाई 1875 देखो 400 इंग्लिश और वर्नाकुलर मतलब डिफरेंट इंडियन लैंग्वेजेस के न्यूज़पेपर्स थे, मैगजीन्स थी, मिलाकर के 400 थे, विद अ रीडरशिप ऑफ आई थिंक इट वाज 1.5 लाख, लगभग 1.5 लाख लोग थे इनके रीडर्स, है ना, 1.5 लाख लोग भी कम नहीं होते उस टाइम पे, ये बहुत थे कि गांव का अगर एक पर्सन भी पढ़ रहा है तो वो कम से कम अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता सकता था गांव वालों को, है ना, सही बता रहा गलत बता रहा उनका डिसीजन, कि हाँ लग रहा सुनने में अच्छा लग रहा ठीक ही होगा, है ना, खैर। सो दिस इज द रफ डेटा कि प्रेस डेवलप हो रहा था और ब्रिटिश रूल के क्रिटिक पैदा हो रहे थे, क्योंकि देयर वर सो मेनी वेस्टर्न एजुकेटेड इंडियंस, वो अपने व्यूज जो है इन, जैसे मान लो कोई महाराष्ट्र का है तो ऑब्वियसली वो मराठी में लिखेगा, मद्रास का है तो तमिल तेलुगु कन्नड़ा जो भी है ना, तो इस तरह के बहुत सारे न्यूज़पेपर मैगजीन्स जो कि सिर्फ क्या कर रहे थे, क्रिटिसाइज कर रहे थे किसको, ब्रिटिशर्स को, कि दैट दे आर नॉट डूइंग गुड, दे आर ड्रेनिंग अस, दे आर ड्रेनिंग आवर वेल्थ, है ना, वो सिर्फ यहाँ पे डेवलपमेंट के नाम पे हर चीज की रसीद कटती थी, पता है कि नहीं। एक बात करेंगे भी होम चार्जेस की हम लोग, अभी हम बात करेंगे कि होम चार्जेस क्या थे। होम चार्जेस का मतलब ये होता था कि जैसे मान लो कि कोई ब्रिटिश वहां पर बैठ करके इंडिया के लिए पॉलिसी बना रहा है, उसने एक चाय पीना, उसका पैसा भी इंडिया के उससे लेता था, ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड होम चार्जेस।
वो बैठ करके प्लानिंग कर रहे हैं, एसी का बिल आया तो वो भी इंडिया के उसमें जोड़ दिया कि भाई तुम्हारे लिए पॉलिसी बन रही है, पैसा तुम दोगे, बात देखो क्लियर है ना। पेंशन तक इंडिया के फंड से जा रही थी, सोचो। वहां पे कोई बुढ़ा रिटायर हो गया, मान लो रॉबर्ट क्लाइव रिटायर हो गया, तो उसकी पेंशन भी यहीं से जा रही है। हाँ, एक समय था रॉबर्ट क्लाइव वॉज रिचेस्ट पर्सन इन द होल वर्ल्ड विद इन 5-10 ईयर्स। फिर हेरा फेरी उसके बाद आई, रातों रात पैसा डबल, उसने पहले ही कर लिया था, है ना। सोचो कि एक नॉर्मल ट्रूप होने से विद इन 2-3 ईयर्स, बैटल ऑफ प्लासी, आफ्टर दैट बैटल ऑफ बक्सर, तब तक बन गया था वो, है ना। कि एक सिपाही होने से लेकर के एक रिचेस्ट पर्सन, तो विजय माल्या, अंबानी, इन सबको फेल कर दिया उसने, अडानी उडानी को, इनको सालों लग गए, उसने 4-5 साल में कर लिए, ठीक है। तो होम चार्जेस ये भी एक तरह की चीज थी। तो ये सारी चीजें बताते थे, जो ये है ना न्यूज़पेपर मैगजीन्स पब्लिश कर रहे हैं, ये बताते थे कि देखो भाई ये काम कर रहे हैं, इसका पैसा भी ये हमसे वसूल रहे हैं, टैक्सेस एक्सेट्रा। ठीक है, अभी बताता हूँ कि टैक्स वगैरह भी, ठीक है। 2-3 पॉइंट्स इसमें भी लिख लो आप। रोल ऑफ प्रेस हेडिंग है ऑलरेडी, 3-4 लाइन लिख लो आप इसमें। पहला पॉइंट लिखो आप, एक्सप्रेशन ऑफ डिमांड्स, एक्सप्रेशन ऑफ डिमांड्स थ्रू कल्चरल न्यूज़पेपर्स। हाँ ठीक है, कल्चरल, कल्चरल और न्यूज़पेपर के बीच में ऐसे एक स्लैश लगा देना, है ना, थ्रू कल्चरल स्लैश न्यूज़पेपर्स। रीजन इज कि कुछ उनके अपने तरीके से भी था, कुछ इसके थ्रू था, है ना। नेक्स्ट पॉइंट, स्प्रेड ऑफ प्रेस, स्प्रेड ऑफ प्रेस, स्प्रेड ऑफ प्रेस, उसके आगे एक ऐसे डैश लगाना, उसमें एक लाइन ये लिख लेना, बाकी थोड़ा सा डेटा है फैक्चुअल, ठीक है ना। ग्रेटर स्प्रेड ऑफ, ग्रेटर स्प्रेड ऑफ नेशनलिस्ट आइडियाज। जैसे जैसे प्रेस का वो हो रहा था एक्सपेंशन, वैसे वैसे जो आपके नेशनलिस्ट आइडियाज थे वो भी एक्सपेंड हो रहे थे, है ना, बाकी लोगों तक भी बात पहुंच रही थी। और उसी पॉइंट में आगे कर लेना, बाई 1875, ये वाली लाइन है ना, कौन सा, स्प्रेड ऑफ प्रेस, एक डैश लगाना, ग्रेटर स्प्रेड ऑफ नेशनलिस्ट आइडियाज, मतलब जैसे जैसे प्रेस वो एक्सपेंड कर रहा है, उसी रेशियो में जो नेशनलिज्म का आइडिया है वो भी एक्सपेंड कर रहा है। ऐसी थोड़ी फोर्थ पिलर बोलते हैं इसको, कुछ तो कारण होगा, ठीक है। और फिर उसी में बाई 1875, ये वाला पॉइंट लिख लो आप, 400 इंडियन न्यूज़पेपर्स इन इंग्लिश प्लस वर्नाकुलर लैंग्वेजेस, है ना, विद द रीडरशिप ऑफ 1.5 लाख। शायद ये 1.5 लाख लोग खरीदने वाले रहे होंगे, नहीं तो कैसे पता चलेगा कि 1.5 लाख ये बिके होंगे उतने, है ना। अब इनको क्या पता कि इंडियंस जो है, एक आदमी खरीद के लाता है, 25-30 लोग और पढ़ लेते हैं। होता है ना कि कुछ लोग चाय वाय पीने इसलिए जाते हैं कि न्यूज़पेपर पढ़ लेंगे, वहाँ हो जाएगा कि 5 रुपए के गाँव में दोनों हो जाएगा, चाय भी हो जाएगी और उतने का न्यूज़पेपर भी पढ़ के आ जाएंगे। तो खैर ठीक है, एक तो ये रीजन हो गया। अब आते हैं जरा इकोनॉमिक रीजंस पे। नंबर 5 इज इकोनॉमिक रीजन, 5th ही है ना, इकोनॉमिक रीजंस। ठीक है, कुछ इकोनॉमिक रीजंस थे जिनकी वजह से क्या था, नेशनल मूवमेंट पीक पे पहुंच रहा था। अच्छा, जिसको लगता हो कि ये छोटा रीजन है, एक चीज जान लो आप, इकोनॉमिक रीजंस की वजह से ही फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, इसी की वजह से अमेरिकन रिवॉल्यूशन हुआ, इसी की वजह से इंग्लिश रिवॉल्यूशन हुआ, और इसी की वजह से ये एक ट्रिगर पॉइंट था इंडियन रिवॉल्यूशन का भी, है ना। तो ये बहुत बड़ा पॉइंट है, ये छोटा पॉइंट नहीं है, ठीक है। इसको आगे ऐसे ब्रैकेट में लिखो, बहुत बड़ा पॉइंट। इसको जरूर मेंशन करना है अगर पूछता है तो, है ना। खैर, तो इंडिया इट वाज नोन कि 1860s प्लस अगर 70s की बात करें, देयर वर फेमीन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, ठीक, फेमीन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। और उसी टाइम पे इन्होंने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने, दे इंट्रोड्यूस्ड, क्या किया, इनकम टैक्स। आपकी आय पे आपको पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। सो दे इंट्रोड्यूस्ड इनकम टैक्स। अब इसका रिएक्शन क्या होगा, हाँ, दे विल फेस ह्यूज बैकलैश थ्रू द न्यूज़पेपर्स, प्रोटेस्ट होंगे, लेकिन कैसे, शांति वाले, है ना, नॉन वायलेंट। तो दे वेर अपोज्ड, कि बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ। बेस क्या था,
ठीक है, NTR मतलब वो एक्टर नहीं, ठीक है। नो टैक्स विदाउट रिप्रेजेंटेशन, ठीक है ना। हमको रिप्रेजेंटेशन दो आप, ठीक है, मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली से लेकर के जो भी चीज़ें हैं, पुलिस में, सिविल सर्विसेज में, जब हमारा रिप्रेजेंटेशन होगा। और ये डेमोक्रेसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। विदाउट दिस डेमोक्रेसी इज नथिंग। नो टैक्स विदाउट द रिप्रेजेंटेशन। आज भी हम टैक्स पे करते हैं तो हम किसी न किसी को इलेक्ट करके चूज करके वहां भेजते हैं, तो हम टैक्स दे रहे हैं। अभी सोचो कोई एरिया हो जो जहां से कोई कैंडिडेट हो रहा, मना कर देंगे नहीं देंगे टैक्स, क्या कर लोगे। सो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग्स अबाउट डेमोक्रेसी कि नो टैक्स विदाउट रिप्रेजेंटेशन। ये इनका बेस था कि ये तुम्हें तब मिलेगा जब हमें ये मिलेगा, ठीक। तो ब्रिटिशर्स ने कहा ठीक है, तुम्हारी इस डिमांड को हम मना कर देते हैं, नहीं देंगे, जाओ जो करना कर लो। ठीक है। तो it was, by the way, it was introduced in 1860, the income tax, and then reintroduced in 1868, and then from there kept going, ठीक है। तो reintroduced in 1868, क्योंकि इस टाइम पे बहुत मैसिव प्रोटेस्ट हुआ तो इनको लगा कि रुको थोड़ी देर होल्ड कर लेते हैं, ठीक है। तो ये एप्लीकेबल हुआ फ्रॉम 1868 ऑनवर्ड्स। अच्छा हाँ, इसी में इकोनॉमिक रीजंस में एक और रीजन था। इन्होंने क्या किया कि ये इन्होंने ना आर्मी पे एक्सपेंडिचर्स बढ़ा दिए। कारण एक ही था, 1857 में एक बार रिवोल्ट हो चुका था, इंडियंस बहुत सारे भरे हुए थे आर्मी में, इन्होंने इसीलिए आर्मी पे बढ़ा दिया। इनको पता कि कोई लड़ाई वड़ाई नहीं होने वाली, स्टिल दे मेंटेन्ड अ लार्ज आर्मी, एज वी डिस्कस्ड, अराउंड ट्वाइस और थ्राइस देन द इंग्लैंड्स ओन आर्मी। इंग्लैंड की आर्मी से 3 गुना ज्यादा आर्मी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थी, ठीक है। सोचो, आर्मी पे एक्सपेंडिचर बढ़ गया और जो हायर एजुकेशन था उस पर एक्सपेंडिचर कम हो गया। एंड द रीजन इज जो वेस्टर्न एजुकेटेड इंडियंस थे वो इनके अगेंस्ट होते जा रहे थे, इनको लगा कि भाड़ में जाओ, नहीं पढ़ाएंगे ही नहीं तुमको हम, लिटरेट ही रहो, ठीक है। तो हायर एजुकेशन पे ये खर्चा कम हो गया। एंड देन दे होम चार्जेस पे एक्सपेंडिचर भी इन्होंने हाई कर रखा था। एक तो आप फालतू के खर्चे कर रहे हो, और किससे एक्सपेक्ट कर रहे हो पैसा दे, हम पैसा दें। तुम्हारे यहाँ कोई चाय पी रहा है, उसको चाय नहीं पसंद आ रही, करे कॉफ़ी पियेंगे, कॉफ़ी कहाँ की, ताज होटल की, 825 रुपए की, एक बार मैंने मंगाई थी। ठीक है। दिस इज द थिंग। खैर वसूल लिया था, बहुत सारे पैकेट्स देते हैं शुगर के वो, एक मतलब अलग से टी आएगी, फिर मिल्क आएगा, फिर बहुत सारे, इतने पैकेट थे शुगर के, मैंने सारी जेब में भर लिया। 825 रुपए दिए, छोड़ थोड़ी दूंगा, मैंने सारे भरे, फिर वो जेब में नहीं आ रहे थे। फिर ठीक है, मैंने कुछ मुट्ठी में पकड़े, मतलब जितना ले सकता था मैंने ले लिया। ब्राउन शुगर, पता नहीं 3-4 तरह की तो शुगर थी वो। ठीक है। तो दिस इज द थिंग। तो होम चार्जेस हाई थे, जहां जरूरत थी वहां आप खर्चा नहीं कर रहे हो, बाकी चीजों पर आप खर्चे कर रहे हो। तो वो इंडियंस को दिख रही थी चीजें, ये सारी चीजें मैगजीन्स में पब्लिश हो रही हैं, ठीक है। तो दिस इज द थिंग। खैर एक दो एग्जांपल्स, बिकॉज ऑफ दिस हाई इनकम टैक्स, मैंने जैसे बोला था, ये खैर काम का नहीं है फिर भी बता देता हूँ आपको। फ्रेंच रिवोल्यूशन टुक प्लेस अराउंड 1789, ठीक है। द what was the leader, okay, it was King Louis 16th। उस टाइम पे हुआ क्या, 1788 1780s में एक्चुअली पेरिस वाज फेसिंग फेमीन। पेरिस में बहुत भयंकर सूखा पड़ा हुआ था, लोग मर रहे थे खाने के बिना। और इस राजा ने क्या किया, ही इंट्रोड्यूस्ड इनकम टैक्स, कि भाई आपको टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि राजा का भी खजाना खाली हो रहा था, उसने बोला कि टैक्स दो, ठीक। फिर लोगों को ये बात पसंद नहीं आई, तो उन्होंने बोला कि राजा ने, भाई राजा का खजाना खाली, तो राजा को कुछ एज अ रिटर्न गिफ्ट दें हम। तो सोचो उन्होंने क्या किया, सो दे beheaded King Louis 15। द नेम ऑफ दैट पर्सन वाज चार्ल्स सैमसन, हु beheaded him। और इनको इनको दफनाया कैसे, इनका सर इनके पैर के पास रखा, एंड देन ही दे बरीड हिम। 19th सेंचुरी में फिर से जब उनको निकाला गया तो देखा कि पैर के पास उनका सर था, एंड ही वाज beheaded, है ना। तो सोचो सिर्फ टैक्स बढ़ाने की वजह से ऐसा हो गया कि राजा को मार दिया इन्होंने, है ना। किसने किया था, नाम याद रखने के लिए रख लो, ऐसे फैक्ट्स हैं, कुछ काम के नहीं है ये सब, लिखो को मत इसको, बस ऐसे ही, बस मजे की बात है। चार्ल्स सैमसन वाज द नेम,
एंड ही वाज beheaded in 1793 और समथिंग लाइक दैट। एक तो ये, देन 1639 टू 42 इसी के नाम पे इंग्लिश रिवोल्यूशन टुक प्लेस। इंग्लिश रिवोल्यूशन टुक प्लेस। ब्रिटेन में खुद इस बात पे रिवोल्यूशन हो चुका था और वो पढ़ लिया था वेस्टर्न एजुकेटेड इंडियंस ने, कहा कि खुद का तो कंट्री तुम बचा नहीं पा रहे हो, हमको और करो कि टैक्स दो। ठीक है, अराउंड 1765, हाँ ठीक है, इन अमेरिका। व्हाट वाज द रीजन? देयर वाज अ एक्ट 1765, स्टैंप ड्यूटी एक्ट। स्टैंप ड्यूटी पता होगी सबको? कोई बात नहीं। नहीं, स्टैंप ड्यूटी, जमीन वगैरह जब भी खरीदोगे ना आगे, ठीक है, तो आपको एक ड्यूटी पे करनी पड़ती है, स्टैंप ड्यूटी। रजिस्टर करने के लिए उसको एक ड्यूटी पे करनी पड़ती है, स्टैंप ड्यूटी, है ना। तो उन्होंने बोला कि एक तो तुम अमेरिका में आके कब्जा कर रखा तुमने, ऊपर से हमारी जमीन पे बोल रहे हो कि ड्यूटी पे करें हम, कि कुछ भी करना है स्टैंप ड्यूटी पे करो, है ना। सो दिस वाज द रीजन। तो ये कुछ रिवोल्यूशंस थे जो कि इसी टैक्स पे के नाम पे हुए थे। हाँ, कह सकते हो बिल्कुल। और है क्या, बात ये है कि देखो, अगर यू आर नॉट लाइक, क्या कह सकते हो कि यू आर नॉट अ प्रोफेशनल, तो आपके पास लैंड ही है अर्निंग का सोर्स। उस पर जो पैसा आप ले रहे हो तो एक तरह से इनकम टैक्स ही है, वो लैंड ही आपके इनकम का सोर्स है, उसी पे आप टैक्स ले रहे हो, तो मोर और लेस की इनकम टैक्स है। बट एक ऑफिशियल नाम दे दिया गया, है ना। पहले उसको लगान कहते थे, लगान, दुगना लगान देना पड़ेगा। ठीक है, नाउ कम्स द विलन। अब देखो, यहाँ तक क्लियर है, दीज आर फ्यू रीजंस। अब आगे बढ़ते हैं, अब आएगा द विलन, नेम इज लॉर्ड लिटन। नहीं नहीं, वो काम का नहीं है, वैसे ही बता रहा था कि ऐसे ही जानते रहो आप। द कोड इज 7680। कुछ नए लोग हैं, ये कोड हम इसलिए लिखते हैं ताकि हमें ईयर याद रहे। ठीक है, ओके। सो सो द कोड इज 1876 टू 1880, है ना, 7680। जहांगीर का उसका कोड बताना जरा, सौरभ। औरंगजेब का याद है ना, कहा था ना, भूलेगा नहीं। ठीक है, खैर। सो दिस इज लिटन, कोड इज 7680। 80 में मतलब 1880 में इसको वापस बुला लिया जाएगा क्योंकि लिबरल पार्टी आ जाएगी ब्रिटेन में, और ये अव्वल दर्जे का जालिम आदमी, बैड गाय। याद रखने के लिए कर सकते हो कौन सा अच्छा था कौन सा बुरा था, मैं रखता हूँ बैड गाय। ठीक है, किया क्या था इसने, ये क्यों बुरा है, क्यों इसको मैं विलेन बोल रहा हूँ, क्योंकि इसने क्या किया, एज ऑफ सिविल सर्विसेज को कम कर दिया। एज ऑफ सिविल सर्विसेज इसने क्या कर दिया, 21 ईयर्स टू 19 ईयर्स। ठीक, तो ही इज अ विलन फॉर अस। विलन होने चाहिए जिंदगी में, है कि नहीं। तो आप लोग खोजो, कोई नहीं है तो कोशिश करो कि कोई रिश्तेदार आपकी बेइज्जती कर दे, कि नहीं बन पाओगे। बेइज्जती हुई बस। पिक्चर देखी ना सत्तू वाली, शादी में जरूर आना, क्या पिक्चर थी, जो भी था, बस सत्तू वाला होना चाहिए एक बार, कि बेइज्जती होनी जरूरी है। बेइज्जती नहीं होगी तो मुश्किल है, बेइज्जती करवाओ। ठीक है, मत पढ़ो घर जा करके, फोन चलाते रहो, खाना भी मत खाओ, लगे रहो, बेइज्जती होने दो। ठीक है, रिलेटिव्स के यहाँ जाओ, फोन में लगे रहो, एक बार बेइज्जती हुई तुरंत मोटिवेशन आता है। ठीक है ना। तो बेइज्जती होनी जरूरी है। सो ही डिक्रीज्ड। अच्छा, जिसको ये लग रहा हो कि इसने अपीयर होने की एज कम कर दी, बढ़ा दी, ये मैक्सिमम एज है, मतलब 19 साल पार हो गए तो यूपीएससी में नहीं बैठ सकते। ठीक है। इतने तक तो इंडियंस डिसाइड ही करते हैं कि मुझे बनना क्या है। हाँ, दिस इज द एज कि यहाँ तक तो हम सोचते हैं कि अच्छा ये कर लें कि ये कर लें, अच्छा ये वो कर रहा था ये अच्छा है। इतना तो लग ही जाता है कि अराउंड ठीक है, इतना तो हमें डिसाइड करने में टाइम ही लग जाता है। अब इसने एज ही इतनी कर दी कि लो, जब तक मैंने डिसाइड किया कि मैं यूपीएससी दूंगा तब तक मेरी एज खत्म हो गई, है ना। खैर, लॉर्ड रिपॉन आएगा इसके बाद, वो ठीक कर देगा इसको, वापस 21 कर देगा। खैर, अभी के लिए जानते रहो। अच्छा, एक और चीज थी, ही रिजेक्टेड द डिमांड ऑफ साइमल्टेनियस एग्जाम्स इन इंडिया। ठीक है, तो इंडियंस चाहते थे कि ये एग्जाम्स जो हैं कहाँ हो, इंडिया में हो। प्रेस में एक बहुत मैसिव कैंपेन चल रहा था कि इंडियनाइजेशन ऑफ सिविल सर्विसेज,
इस कैंपेन को लगातार प्रेस वाले, मतलब जो भी अपने यहाँ के थे कि ठीक है हाँ मुझे ये एग्जाम इंडिया में चाहिए, तो ये लगातार प्रेस में, न्यूज़पेपर्स में, हर जगह ये चीज़ चल रही थी कि इंडियनाइजेशन ऑफ सिविल सर्विसेज। एक तो रिप्रेजेंटेशन दो, दूसरा एग्जाम यहाँ कराओ, ठीक है ना, क्योंकि इंडियंस को बाहर जाकर के देना पड़ता था। पहले आईएएस ऑफिसर कौन थे? अरे अपने इंडिया के कौन थे? हैं? हाँ ठीक जा रहे हो। सोच, ए से जेड तक सारा ट्राई कर डालो। सोचो, आज से 40 साल पहले पढ़ा था मैंने, मुझे आज तक याद है। हाँ ठीक है, सत्येंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, ब्रदर ऑफ, यंगर ब्रदर ऑफ मिस्टर टैगोर, सत्येंद्रनाथ टैगोर, वहां जाकर के एग्जाम दिया था, एंड ही, वो बेसिकली क्या, ही क्लियर दैट एग्जाम, और वहां पे उनको पोस्टिंग मिली थी, ठीक है। तो सत्येंद्रनाथ टैगोर वॉज द फर्स्ट आईएएस ऑफिसर। हम बात क्या कर रहे थे, वो तो सब ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसी के टाइम में देर वॉज अ इंपीरियल दरबार। इंपीरियल दरबार क्या था, कोई बताएगा? व्हाट इज इंपीरियल दरबार? हम्म, ठीक है, सही बता रही हो। इंपीरियल दरबार इसलिए होल्ड किया गया, इसलिए ऑर्गेनाइज किया गया था ताकि क्वीन को क्या किया जाए, टाइटल दिया जाए, किसका? एम्प्रेस ऑफ इंडिया, ठीक है। इसी इसी इंपीरियल दरबार में शी गॉट द ऑफिशियल टाइटल, है ना। सो किसके अकॉर्डिंग? टाइटल्स एक्ट ऑफ 1877, इसके इसी टाइम पे क्वीन वॉज कमिंग टू इंडिया, इसलिए एक इंपीरियल दरबार होल्ड किया गया। जिसको ऐसे नहीं समझ आ रहा, 26 जनवरी पे परेड देखी है आपने, बहुत सारे एयरप्लेन्स होते हैं, बहुत सारे क्राफ्ट्स होते हैं, ये सारे अलग अलग तरीके से चीज़ें करते हैं, परेड होती है। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी वही सेम चीज़ हुई थी, ठीक है, बट इसको इन्होंने इंपीरियल दरबार नाम दिया। और इस पे सोचो कितना लाखों करोड़ों का खर्चा हुआ होगा, इंडियंस मर रहे हैं फेमीन से, एंड यूर व्हाट आर यू डूइंग, ऑर्गेनाइजिंग इंपीरियल दरबार, है ना। तो इसके तहत उनको जो टाइटल मिला था, केसरे हिंद, इन इंग्लिश वी कॉल इट एम्प्रेस ऑफ इंडिया। शी टुक दिस टाइटल, केसरी हिंद, एम्प्रेस ऑफ इंडिया, है ना। तो ये इंपीरियल दरबार जब होल्ड किया, इंडियंस को लगा कि हम भूखे मर रहे हैं, यहाँ देखो परेड हो रहा है, हाँ, और बहुत सारे प्रिंस प्रिंसेस सब आए थे अलग अलग कॉस्ट्यूम्स में, वहां पे वो रैंप वॉक्स हो रहे हैं ऐसे, ठीक है, देखा है। रैंप वॉक हो रहे हैं, वो लोग ताली बजा रहे हैं कि हाँ ठीक, फैशन अच्छा है। ठीक है, खैर इंडियंस बेचारे भूखे मर रहे हैं। अरे इंपीरियल दरबार, तो दीज आर सम ट्रिगर पॉइंट्स। खैर ये भी इसी के टाइम में हुआ था, ये 1876 था, इसको 6 कर लेना, रॉयल टाइटल्स एक्ट। अच्छा एक और चीज, अनऑफिशियली द क्वीन इज यूजिंग दैट टाइटल सिंस 1858, ये चीज क्लियर रखना। दिस इज ऑफिशियल, अनऑफिशियली अगर बात करोगे, केसरे हिंद, ये टाइटल क्वीन इज ऑलरेडी यूजिंग सिंस 1858, ठीक है। आफ्टर द रिवोल्यूशन 1857 शी इज यूजिंग दिस टाइटल, हाँ हाँ, बिकॉज इट्स क्राउन रूल, सो शी इज एम्प्रेस ऑफ इंडिया ऑलरेडी। भाई डायरेक्ट ब्रिटिश रूल इज देयर ना, ईस्ट इंडिया कंपनी इज एलिमिनेटेड आफ्टर 1857, नाउ देयर इज ब्रिटिश रूल। So unofficially she is holding this title since 1858, officially in this 1877 imperial दरबार। और यहाँ पे हाई एक्सपेंसेस डिस्पाइट लाइक फेमिन इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, खूब खर्चे हो रहे हैं मतलब। ठीक है। अच्छा उसके बाद ये लेकर आता है व्हाट, अरे वो 76 का एक्ट था, रॉयल टाइटल्स एक्ट 1876, जिसको इम्प्लीमेंट किया किसमें, 77 में, इंपीरियल दरबार में। उस एक्ट के थ्रू उनको क्या किया, केसरे हिंद का टाइटल। इस पे मैं भूल गया कि मैं क्या कहने वाला था, हाँ, वर्नाकुलर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, लिटन के टाइम पे ही है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। ये एक्ट था क्या, ये बता देता हूँ आपको 2 लाइन में, उसके बाद फिर ये सारी चीज़ें लिख लेंगे, डोंट वरी, अभी परेशान होने की जरूरत नहीं है, समझते रहो। वो एक डायग्राम वगैरह बनाना खुद से वो करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, याद करने में आसानी होती है, मुझे लगता है कि अपना अपना ओपिनियन। ठीक है, व्हाट वाज द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट? तो इसमें होता क्या था देखो,
सो सपोज इफ दिस इज द पर्सन, इफ ही इज ऑपरेटिंग अ प्रेस, ठीक है, ही इज ऑपरेटिंग अ प्रेस, तो इसको क्या होता था, कुछ सिक्योरिटी अमाउंट एज अ टोकन मनी ब्रिटिशर्स के पास रखना होता था, ठीक है। क्यों रखना होता था बताता हूँ, चलो। दिस इज द सिक्योरिटी अमाउंट, एक पर्टिकुलर सिक्योरिटी अमाउंट जो ब्रिटिश गवर्नमेंट बोलेगी इसको ब्रिटिशर्स के पास रखना पड़ेगा, सिक्योरिटी अमाउंट, और ये होल्ड होगा किसके पास, ये होगा ब्रिटिशर्स के पास, ठीक। अब इस पर्सन, पर्टिकुलर पर्सन ने मान लो कुछ ऐसा प्रेस में छाप दिया जो कि क्या है, अगेंस्ट है ब्रिटिश रूल, ठीक। सपोज ही पब्लिश समथिंग विच इज अगेंस्ट ब्रिटिश रूल, कि भाई ब्रिटिशर्स बड़े खराब हैं, ये ऐसे ऐसे कर रहे हैं विच इज काइंड ऑफ बैड। तो ये क्या करेंगे, ये ले लेंगे ये वाला अमाउंट, दिस अमाउंट इज क्या, फोर्टिफाइड, जब्त कर लिया, ठीक है ना। सो दिस अमाउंट इज गॉन, ठीक। अब इस पर्सन को मान लो फिर न्यूज छापनी होगी, ठीक है, गलती होगी, दोबारा दूसरी न्यूज छापेंगे, तो ये फिर से प्रोसेस होगा, फिर से आप एक सिक्योरिटी अमाउंट दोगे ब्रिटिशर्स को, और वंस यू पेड दैट अमाउंट, नाउ फिर से आप न्यूज छाप सकते हो। सपोज फिर से आपने कुछ उल्टा सीधा किया, दैट अमाउंट इज गॉन। ऐसा ये क्यों कर रहे हैं, डीमोरलाइज करने के लिए, सिंपल। भाई इतना पैसा थोड़ी किसी के पास है कि हर रोज आप न्यूज छाप रहे हो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, हर रोज आप पैसा पे कर रहे हो। द अमाउंट वाज नॉट लेस, ऐसा छोटा मोटा अमाउंट नहीं, 50,000 लाख रुपए ऐसे अमाउंट था वो। किसके पास इतना ज्यादा पैसा होगा, मान लो एक बार सबने इकट्ठा करके दे दिया कि लो तुम छापो, हम पैसा दे रहे हैं, कितनी बार, एक बार छापोगे, दो बार छापोगे, है ना। सो दिस इज द थिंग टू डीमोरलाइज द इंडियन प्रेस, है ना। फोर्थ पिलर, उसको डिमोरलाइज करो, तो लोगों तक बात नहीं पहुंचनी चाहिए कि हम बुरे हैं। तो ये दिस वाज द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, जिसमें एक सिक्योरिटी अमाउंट रखना होता था हर प्रेस वाले को, अगर इफ यू आर पब्लिशिंग एनीथिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, दैट अमाउंट विल बी फोर्टिफाइड, ठीक है। फिर से अमाउंट जमा करो, योर प्रेस विल रन स्मूथली। फिर से कुछ उल्टा छापा, वो पैसा गया, फिर पैसा जमा करो, ये चलता रहेगा जब तक आप, या तो प्रेस आपका बिक जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द थिंग, तो ये ही था बस, इसमें कुछ ज़्यादा अलग नहीं था इसमें। अब चलो पॉइंट्स लिख लेते हैं। लेटन आपने लिख ही रखा है, उसमें वो पॉइंट्स अगर नहीं लिखे तो एक पॉइंट ये लिख लो पहला, तो कि डिक्रीज द एज लिमिट ऑफ सिविल सर्विसेज। वैसे सिविल सर्विसेज इंट्रोड्यूस कब हुआ था, इकोनॉमिक रीजंस लिखा ही नहीं क्या, ओह बड़े दुख की बात। चलो इन 1860s 70s इकोनॉमिक रीजंस लिख लो, इन 1860s 70s famines in different part of India। 1860s 70s क्यों लिखवा रहा हूं, 1860 में टैक्स इंट्रोड्यूस हुआ, 1868 में जो है, जो कि 70s में पहुंच चुके हैं हम, तब जाकर के वो, है ना, एप्लीकेबल हुआ, तो इसलिए, ठीक है। फेमीन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, एंड स्टिल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड इनकम टैक्स इन 1860, स्टिल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड इनकम टैक्स इन 1860। देयर प्रिंसिपल ऑफ, देयर मतलब इंडियंस की बात कर रहा हूं, देयर प्रिंसिपल ऑफ नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, दियर प्रिंसिपल, जिसको दियर में कंफ्यूजन हो आगे इंडियंस लिख लेना, दियर प्रिंसिपल ऑफ नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, दियर प्रिंसिपल नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, मोटिवेटेड motivated western educated middle class, मोटिवेटेड वेस्टर्न एजुकेटेड मिडिल क्लास, ठीक है। इसको फुल स्टॉप कर दो, मोटिवेटेड किस लिए, आईएनएम के लिए, ठीक है ना, इतना क्लियर है ना कि सब चीजें। उसके आगे, अच्छा हाँ, उसके आगे मतलब जहाँ पे फुल स्टॉप लगा है उसके आगे ब्रैकेट लगा के एक लाइन लिख लो आप, नो रिप्रेजेंटेशन इन, नो रिप्रेजेंटेशन इन आईसीए 1861, इंडियन काउंसिल्स एक्ट उससे पहले आ चुका है, जिसके लिए इन्होंने बोला भी था कि हमको थोड़े रिप्रेजेंटेशन दे दो, लेकिन इसमें क्या दिया गया था, कुछ नॉमिनेटेड पर्संस थे। सोच के देखो कि 50 करोड़ लोग हैं, उसमें 5 आपने नॉमिनेटेड सीट्स दे दी, तो इसका मतलब क्या हुआ, इट्स लाइक नथिंग, है ना। तो नो, ठीक है, तो नो रिप्रेजेंटेशन एज इंडियन काउंसिल्स एक्ट आईसीए 1861 हैड ओनली फ्यू नॉमिनेटेड इंडियंस, इट हैड ओनली
few nominated Indians. नॉमिनेशन तब बोला जाएगा जब देर इज अ रेशियो, चलो 60-40 का कर लो, 70-30 का कर लो। ऐसा थोड़ी होगा कि 100% पे एक भी पर्सन नहीं है, लाख आदमी पे एक पर्सन आप दे रहे हो नॉमिनेशन, सो इट्स नॉट रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, हाई एक्सपेंडिचर ऑन होम चार्जेस, हाई एक्सपेंडिचर ऑन होम चार्जेस, कॉमा आर्मी, कॉमा आर्मी, while expenditure on higher education reduced, while expenditure on higher education reduced। reduced के लिए देखो नोट्स में ये साइन यूज किया करो, है ना, सिर्फ इतना लिख दो हायर एजुकेशन, ऐसे दो तीर लगा दो, काम हो गया। बढ़ने के लिए दो तीर ऊपर, काम खत्म। ठीक है, बट इसको आदत मत बना लेना। अच्छा, ये हो कब रहा है, जहां लिखा आपने ना फुल स्टॉप लगाया हो उसके बाद आपने 1860 और 70 लिख देना, इसी के बीच में ये सारा काम हो रहा है ना। हायर एजुकेशन रिड्यूस्ड। अब लिटन द विलन 7680, हाँ ब्लिटन लिख लो, मतलब ये सारे रीजंस ही हैं उसी के। तो नेक्स्ट पॉइंट, मतलब एक अलग से ही पॉइंट लिख लो आप, लिटन, लॉर्ड लिटन। लॉर्ड क्या ही लगाओगे, काम तो नहीं किया था कुछ उसने ऐसा, लिटन ही लिखो, सिर्फ इज्जत देने की जरूरत नहीं है। लिटन 7680, आगे विलन लिखो, विलन हाईलाइटेड लेटर्स में विलन। ठीक है, हमें ये पता होना चाहिए। डिक्री, फर्स्ट पॉइंट इसमें, डिक्रीज द एज लिमिट ऑफ सिविल सर्विसेज फ्रॉम 21 to 19। decreased the age limit of civil services from 21 to 19 and rejected the demand of simultaneous exams in India। इधर लिखा हुआ है सेम, बस एज इट इज छाप दो। हाँ एग्जैक्टली exactly। पहले 21 थी तो 2 साल का लेवरेज था कि 19 में डिसाइड किया तो चलो 2 साल था। तो मतलब देखो ये हो क्या रहा है, डीमोटिवेट कर रहे हैं, बात ये है कुल मिला जुला करके। ब्रिटिशर्स के लिए ऐसा कोई रूल नहीं था, ठीक है ना। डिमांड ऑफ साइमल्टेनियस एग्जाम्स इन इंडिया, ही रिजेक्टेड द डिमांड ऑफ साइमल्टेनियस एट द सेम टाइम। नेक्स्ट पॉइंट, इंपीरियल दरबार हेल्ड इन 1877, इंपीरियल दरबार हेल्ड इन 1877 to entitle Empress as Kesare-Hind, to entitle Empress as Kesare-Hind, Kesar-e-Hind / Empress of India, Kesare-Hind / Empress of India। उसके आगे ब्रैकेट में लिख लेना बाई रॉयल टाइटल्स एक्ट 1876, बाई रॉयल टाइटल्स एक्ट 1876। इसी इंपीरियल दरबार के आगे नीचे ऐसे एक तीर लगाना, लिख देना हाई एक्सपेंडिचर डिस्पाइट फेमिन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। इससे इंपैक्ट क्या हो रहा है ये पता होना चाहिए ना, कि इसको हम क्यों लिख रहे हैं, व्हाट इज द रीजन। ठीक है, हाई एक्सपेंडिचर डिस्पाइट फेमिन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। देन कम्स द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878, ये भी लिटन के ही टाइम में हो रहा है, तो उसी लिटन वाले में ही इसको एज अ सब पॉइंट लिख लेना आप, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878। कुछ पॉइंट्स लिख लो आप इसमें भी। फर्स्ट पॉइंट, ब्रॉड टू गैग प्रेस, गैग GAG, गैग का मीनिंग क्या होता है शाश्वत, चोक करने के लिए, एग्जैक्ट मीनिंग है ना। ठीक है, ब्रॉड टू गैग द प्रेस as it was
क्रिटिकल ऑफ ब्रिटिश पॉलिसीज। तो प्रेस वाले ज़्यादा उड़ रहे थे, इसके लिए इसको लाया गया है ना, एज इट वाज क्रिटिकल ऑफ ब्रिटिश पॉलिसीज। सेकेंड पॉइंट वही टोकन अमाउंट वाला, एक दो लाइन में लिख लेते हैं। प्रिंटर्स एंड पब्लिशर्स ऑफ वर्नाकुलर न्यूज़पेपर्स। देखो एक और रेशियलिटी देखो इनकी, रेसिज्म देखो, सिर्फ वर्नाकुलर्स के लिए है ये चीज़ सिक्योरिटी अमाउंट। इफ यू आर इंग्लिश व्हाट डू यू से, राइटर और लाइक पब्लिशर, देयर इज नथिंग लाइक दैट, नो अमाउंट। हाँ मतलब डिमोटिवेट कर रहे हैं, डिमोरलाइज कर रहे हैं कि रीजनल लैंग्वेजेस को। ये भी बात सही है कि या तो वेस्टर्न एजुकेटेड कोई पर्सन होगा या तो नॉन ऑफिशियल ब्रिटिशर्स होंगे, तो वो ब्रिटिश के अगेंस्ट वैसे भी कम ही लिखेंगे ऐसा नहीं है। एओ ह्यूम अनदर एग्जांपल, आगे आईएनसी पढ़ेंगे तो एओ ह्यूम विल बी देयर, उन्होंने बोला क्लियरली। अच्छा एओ ह्यूम ही वाज रिमूव्ड बाय दिस लॉर्ड लिटन बाय द वे, क्योंकि एओ ह्यूम थोड़ा प्रो इंडियन थे। दो कंस्पिरेसी है बड़ी मजेदार बताऊंगा, बट एओ ह्यूम थोड़े से प्रो इंडियंस थे। जितने भी बुक्स हैं, जितने भी एविडेंसेस मिले, तो एओ ह्यूम किसी लिए ये पसंद नहीं करता था लिटन, तो इसने उनको, ही वॉज आई थिंक एग्रीकल्चर मिनिस्टर काइंड थिंग, तो वो फिनांस और एग्रीकल्चर देखते थे, उनको इसने भगा दिया था कि भाग जाओ, इंडियन से ज़्यादा प्यार है तो उनके साथ जा करके रहो। दैट्स वाई ही फॉर्म दैट आईएनसी, कि एक चेक रखने के लिए एक अपोजिशन होना ज़रूरी है। ठीक है, खैर तो क्या बात कर रहे थे, हाँ, प्रिंटर्स एंड पब्लिशर्स ऑफ वर्नाकुलर न्यूज़पेपर्स टू डिपॉजिट, प्रिंटर्स एंड पब्लिशर्स ऑफ vernacular newspapers to deposit money with money which could be fortified, जब्त करना, which could be fortified if they publish, which could be fortified if they publish ऑब्जेक्शनेबल, एक ही बार बोला जाएगा, दोबारा मत पूछना, ऑब्जेक्शनेबल। ठीक है, ये टंग ट्विस्टर्स कहाँ से आ जाते हैं बीच में। ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट, ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट क्या होगा, बेसिकली एंटी ब्रिटिश, कुछ भी एंटी ब्रिटिश आपने लिखा दैट इज ऑब्जेक्शनेबल। अच्छा ये डिसाइड कौन करेगा, ये डिसाइड भी वही करेंगे, वो कब किस चीज को एंटी ब्रिटिश मान लें। है मैं कहूँ कि भाई मैं इधर से जा रहा था, मैं वहां गिर गया, उन्होंने कहा अच्छा रास्ते को खराब बोल रहा है, इसका मतलब तुम हमारी बुराई कर रहे हो, हमने रास्ता नहीं बनवाया, है ना, ये कुछ भी हो सकता है। खैर ठीक है, सो दिस लेड टू एजिटेशन, this led to agitation by educated section, agitation by educated section, even ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियन, क्या होगा, पार्लियामेंटेरियन जो भी है, एक ही बार बोलूंगा फिर से कह रहा हूं, पार्लियामेंटेरियन, इवन ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियन ग्लैडस्टोन, ही इज अ रिनोन नेम, ग्लैडस्टोन, खुश पत्थर, इवन ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियन ग्लैडस्टोन क्रिटिसाइज्ड द एक्ट। ब्रिटिश का एक पार्लियामेंटेरियन, सोचो इस एक्ट को क्रिटिसाइज कर रहा तो इंडियंस को क्या ही लगा होगा, है ना, ग्लैडस्टोन। हाँ हाँ, एक पत्थर है जो खुश है, खुश पत्थर, हाँ हाँ नाम है, नाम। क्रिटिसाइज द एक्ट। नेक्स्ट पॉइंट इसी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में ही नेक्स्ट पॉइंट लिखना आप, लिटन ensured that Gladstone, Lytton ensured that only loyalist Indians, loyalist यार 3 बार मत बोलो ये, अरे जो भी है लॉयलिस्ट, हाँ जो भी है, नहीं लॉयलिस्ट होगा, लॉयलिस्ट तो कुछ जो भी होता है लिख लो, ठीक है, मोस्ट लॉयल लिख लो। ओनली लॉयलिस्ट इंडियंस आर नॉमिनेटेड टू
स्टैट्यूटरी सिविल सर्विसेज, ओनली लॉयलिएस्ट इंडियंस आर नॉमिनेटेड टू स्टैट्यूटरी सिविल सर्विसेज। ये सीनियर सिविल सर्विसेज हुआ करती थी, तो इसने इंश्योर किया कि लाओ कुछ इंडियंस को भर लेते हैं, बट उन्हीं को जो एकदम कंप्लीटली ब्राउन साहब हैं, चेक करो उनको, 3-4 टेस्ट से निकालो कि अच्छा एक बात बताओ, तुम रोड पे जा रहे हो, एक तुम्हें वाइट दिखे, एक ब्लैक दिखे, सॉरी ब्राउन दिखे, ठीक, तो तुम देखो अब तुम्हारी गाड़ी का ब्रेक फेल है, ठीक, अब एक पर्सन इधर वाइट खड़ा है, एक पर्सन इधर जो है ब्राउन खड़ा है, इधर जाने की इतनी जगह है, इधर बहुत नैरो स्केप है, तुम किधर से गाड़ी लेकर जाओगे? हाँ, तो तुम सेलेक्ट भी नहीं होगे इसमें, यू आर रिजेक्टेड। ठीक है, तो तुम क्या कहोगे कि चाहे इधर से मैं गड्ढे में गिर जाऊं, जाऊंगा इधर से ही, ठीक है। एक जोक है ना कि मतलब देखो तुम्हें एक वाइट दिखे, तुम्हें एक ब्राउन दिखे, तो तुम क्या मारोगे? अरे ब्रेक मारेंगे। ऑब्वियस बात है। हाँ, अभी तक ब्रेक फेल नहीं हुआ है, ठीक है, एक चांस और, एक भाई ब्रेक भी मार सकते हो, ठीक है। यार इतना ये फेमस जोक है, थोड़ा ह्यूमर ह्यूमर, थोड़ा इंस्टाग्राम हम चलाया करो। खैर, ठीक है, तो इसमें कौन होंगे जो कि चेक्ड होंगे कि दे आर ओरिजिनल ब्राउन साहेब्स, इंग्लैंड में ही पले बढ़े, इंग्लैंड से ही पढ़े हुए, थोड़ा सा नाम इंडियंस का है, बस उतनी बात है, बट दे आर प्योर नॉमिनेटेड टू। ठीक है, ये स्टेट्यूटरी सिविल सर्विसेज कब तक रहा? 1870 से 1892, देन इट वाज अबॉलिश्ड। ठीक है, ये दिस इज द टाइम पीरियड, तब तक जिंदा रहा, उसके बाद मर गया ये, 22 साल। 21 एज थी, है ना, तो इनको लगा 21 साल हो गया, अब उसके बाद क्या ही इसको करना, हटा दो। ऐसा कुछ है नहीं, ऐसे ही बोल रहा हूँ। ओके। पैराग्राफ चेंज करके लिखना इसी पॉइंट में, देर वॉज अ मैसिव कैंपेन, देर वॉज अ मैसिव कैंपेन फॉर इंडियनाइजेशन, ये सही बोल रहा हूँ दिव्या, इंडियनाइजेशन, ठीक है, देर वॉज अ मैसिव कैंपेन फॉर इंडियनाइजेशन ऑफ सिविल सर्विसेज फ्रॉम 1877 टू 80। ये टाइम पीरियड था, इस टाइम पे बहुत मैसिव कैंपेन चल रहा था कि भाई थोड़ा सा इंडियनाइजेशन किया जाए इन चीज़ों का, बाई एजुकेटेड इंडियंस इन प्रेस, ठीक है, बस वही छाप रहे थे आर्टिकल्स। बाय द वे, व्हेन इट वाज एक्सेप्टेड, इंडियनाइजेशन कब हुआ इंडिया में, कब से एग्जाम शुरू हुए, किसी को कुछ पता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में जाकर के एक्सेप्ट होगा, ठीक है ना। अगर मतलब ऐसे याद करने के लिए लिखना हो तो लिख लो साइड में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ठीक है, वहां पे जाके एक्सेप्ट हुआ कि चलो ठीक है, एग्जाम सब इंडिया में कंडक्ट करवा देंगे। मजबूरी थी, गांधी जी आ गए थे लाठी लेकर, या तो मान जाओ या तो फिर लाठी। ठीक है, नेक्स्ट बात, एक मजेदार बात है, अभी देखते हैं, ठीक है, ये हो गया। एक और एक्ट लेकर आया लिटन, आर्म्स एक्ट ऑफ 1878, आर्म्स एक्ट ऑफ 1878। कुछ था नहीं इसमें, 2-3 लाइन से लिखने से पहले बता देता हूँ, कुछ था नहीं इसमें। इसमें ये था कि इफ़ यू आर इंडियन, ठीक है, तो यू नीड अ लाइसेंस टू ओन आर्म, सिंपल बात। आपको अगर एक कट्टा रखना है, ऐसे लेके घूमना है, तो उसके लिए एक लाइसेंस चाहिए, सिंपल, ठीक है ना। तो लाइसेंस चाहिए आपको ओनली फॉर इंडियंस, ठीक है, ओनली फॉर इंडियंस। इससे देखो एग्जेम्प्टेड कौन है, एग्जेम्प्टेड है यूरेशियंस और ऑल्सो एग्जेम्प्टेड, यूरेशियंस, यूरेशियंस प्लस यूरोपियंस आर एग्जेम्प्टेड, दे आर एग्जेम्प्टेड, दे डोंट नीड लाइसेंस, वो लेकर घूम सकते हैं ऐसे, ठीक है। सो ओनली इंडियंस नीड लाइसेंस, यू आर टॉकिंग अबाउट इक्वालिटी बिफोर लॉ, हियर इज द एग्जांपल, है ना। जब कभी यूपीएससी ने अगर पूछा कि वो रेशियस थे, मतलब उनकी पॉलिसीज में, एक्ट्स में आप क्लियरली देख सकते हो रेसिज्म, ये सारे एग्जांपल्स हम देंगे। अभी तक यूपीएससी ने पूछा नहीं है, कोई भरोसा नहीं है, ठीक है ना, पूछ सकते हैं। सो दिस इज द थिंग कि उन्होंने बोला। अब एक मजे की बात यह है, दिस एक्ट वाज सपोर्टेड बाय महात्मा गांधी, अहिंसा वाले पर्सन, आर्म्स एक्ट वाज सपोर्टेड बाय महात्मा गांधी। व्हाट वाज हिज लाइक ओपिनियन, सोचो कि क्या
तर्क दिया होगा उन्होंने। ही वॉज अ ब्रिलियंट पर्सन। ऐसे ही नहीं बोला जाता कि इट वॉज सपोज्ड बाई महात्मा गांधी, नॉट मिलिंद गाबा। ठीक है, महात्मा गांधी, हाँ कोई मिलिंद गाबा समझ लो। ठीक है, ओपिनियन देखना उनका। उन्होंने क्या बोला, आर्म्स एक्ट को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने ये बोला, इन्होंने बोला कि इट इज क्लियरली अ रेसिज्म। ठीक है, और मैं किस ग्राउंड पे इसको सपोर्ट कर रहा हूं, ऑन द ग्राउंड ऑफ इक्वल राइट्स। हाँ, व्हाट आर यू डूइंग, डिस्क्रिमिनेशन हियर। मैं ये कह रहा हूं सिर्फ कि ये लाइसेंस सबके लिए होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि, देखो यही मैं कह रहा हूं, देखो तो अरे हाँ, यही तर्क वाली बात समझो ना। उन्होंने ही सपोर्टेड, मतलब कि उन्होंने बोला कि भाई ये आर्म्स एक्ट, हाँ मतलब वही कि आर्म्स एक्ट इंडियंस के फेवर में होना चाहिए, इस बात को सपोर्ट किया, मैं ये कह रहा हूँ। तो ही सेड कि एवरीवन नीड्स लाइसेंस। तो उन्होंने बोला ठीक है, आप तो इंडियंस को गन देने की बात कर रहे हो। उन्होंने बोला कि आवर मोरालिटी इज वेरी हाई, वी आर नॉट गोइंग टू पुल द ट्रिगर। इट इज रिटन, अगर आप उनकी बायोग्राफी पढ़ोगे तो उसमें इट्स रिटन कि आवर मोरालिटी इज वेरी हाई, वी आर नॉट यूरोपियंस, वी आर नॉट गोइंग टू पुल द ट्रिगर। हम बस उसको रखेंगे, हम उसको चलाएंगे नहीं। दिस इज द डिफरेंस, है ना। जीनियस पर्सन। ठीक है, सो ही सेड कि आवर मोरालिटी इज वेरी हाई, वी आर नॉट गोइंग टू पुल द ट्रिगर। तो बस मैं ये कह रहा हूं कि ये लाइसेंस सबके लिए कर दो, बस इतनी सी बात है। इक्वल राइट्स, चलो इसमें लिख लो आप। हाँ हाँ हाँ। यू आर अ गुड क्वेश्चन, बिल्कुल होता है। हैं? हाँ तो, अरे अरे, ह्यूमर रिजेक्टेड। किसी ने तनु वेट्स मनु नहीं देखी? यू आर अ गुड क्वेश्चन। ए ह्यूमर ही नहीं, बताओ, ऐसे नहीं हो सकता। ह्यूमर लाओ, ह्यूमर। बताओ, इतना फेमस मीम खराब कर दिया। एहे, क्या बता। यू आर अ गुड क्वेश्चन, ये ट्रेडमार्क है, यूपीएससी में भी पूछना। अगर कोई एग्जामिनर अच्छा पूछ दे, कहते यू आर अ गुड क्वेश्चन। यू आर अ गुड क्वेश्चन 3 बार बोलना। कह देना आई लाइक योर क्वेश्चन। फिर गिर जाना वही, कह देना कब मुझे हार्ट अटैक आ रहा है, इंतजाम कराओ। बताओ, मीम खराब कर दिया। अब मैं जब भी बोलूं मुझे यू हैव याद आएगा। खैर, हाँ कह तो रहा हूँ, इट्स नीडेड। जब आप वहां पे ट्रेन होने जाते हो ना, देर इज अ पर्टिकुलर लाइसेंस, एक्चुअली गवर्नमेंट इज योर लाइसेंस टू बी ऑनेस्ट। सरकार वो होल्ड करती, बट हाँ लाइसेंस होना चाहिए उसका। जो गन आप होल्ड करते हो ना, उसका एक प्रॉपर लाइसेंस होता है, इट्स नॉट विदाउट लाइसेंस। ठीक है, वो बुलेट्स, मतलब वो सारी चीज़ें, सब कुछ एक एक चीज़ नोट होती है कि भाई हाँ किस कौन सी गन आप यूज़ कर रहे हो, आपके नाम पे रजिस्टर्ड होती है हर एक चीज़। इसीलिए जो सर्विस रिवॉल्वर होती है पुलिस वाले की, फॉर एग्जांपल देता हूँ, उसकी रिवॉल्वर से अगर किसी और को कोई और गोली चला दे, फंसेगा कौन? पुलिस वाला, क्योंकि दैट गन इज रजिस्टर्ड विद दैट पर्टिकुलर पर्सन। एग्जैक्टली, हर एक चीज का। तो पर्टिकुलर गन इज रजिस्टर्ड विद अ पर्टिकुलर नेम, तो ये पता चलेगा कि इसी गन से गोली फायर हुई है, और वो जिसके नाम पे रजिस्टर्ड होगी, इफ इट्स अ पुलिसमैन और आर्मी पर्सन, वो नपेगा। ठीक है, खैर, ठीक है। अभी एक सस्पेंड हुआ है, क्या नाम उसका, दीपक, दीपक करके नाम है, दीपक जेलर। कभी किसी ने देखा होगा, ही इज अ बॉडी बिल्डर, दीपक जेलर। एक फंक्शन में वो अपनी सर्विस रिवॉल्वर लहरा के डांस कर रहा था, काम लग गया उसका। ठीक है, ठीक है। सो इंडियंस needed a license for arms. Indians needed a license for arms, but Europeans and Eurasians, yeah, European Eurasians जैसे भी लिखना, did not needed it. ठीक है, इसी में एक दो पॉइंट और लिख लेना आप। Didn't needed it, they did not needed it. ठीक है, ये हो गया। इससे सेपरेट पॉइंट है ये, ठीक है, लिखना आप। एक्सपेंसिव सेकेंड अफगान वॉर, एक्सपेंसिव सेकेंड अफगान वॉर, अफगानिस्तान इसी के टाइम में हुआ था ना, लिटन के ही टाइम में, 1878 से 80। एक्सपेंसिव सेकेंड अफगान वॉर, अफगान से वॉर करना क्यों एक्सपेंसिव था? क्योंकि अफगान को किसका सपोर्ट था? रशिया का, सोवियत यूनियन। ही वॉज सपोर्टेड बाई सोवियत यूनियन। रशिया अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा था,
क्योंकि इंग्लैंड आपको पता होगा किस ग्रुप में था, अमेरिका वाले ग्रुप में था, है ना, तो थोड़ा सा एंटी थे तो इनको डर भी था। खैर, सेकेंड अफगान वॉर, एक्सपेंसिव सेकेंड अफगान वॉर बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग रशियन इन्फ्लुएंस इन अफगानिस्तान, बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग रशियन इन्फ्लुएंस इन अफगानिस्तान, full stop. The treaty with Russia, expensive second Afghan war because of increasing influence in Afghanistan. उनको डर ये था कि अगर रशिया ने अफगानिस्तान को कैप्चर कर लिया तो अगली नंबर किसका होगा, इंडिया का, तो हम पे डायरेक्टली बात आ जाएगी, तो इन्होंने सोचा कि इनको वहीं रोक देते हैं, अफगानिस्तान को एक काम करते हैं कॉन्कर कर लेते हैं, तो रशिया से पहले हमारा इन्फ्लुएंस हो जाएगा। बट ये रही क्या, ट्रीटी हुई, है ना। नेक्स्ट पॉइंट में लिखना, द ट्रीटी विद रशिया आफ्टर दिस वॉर लेड टू, the treaty with Russia after this war led to treaty with Russia after this war led to the modern borders of Afghanistan से 1880 में डिसाइड हुआ था वो बॉर्डर, आज तक वही बॉर्डर है, वो एक भी इंच इधर उधर नहीं हुआ है, ठीक है, ये तब का डिसाइडेड बॉर्डर है। मॉडर्न बॉर्डर्स ऑफ अफगानिस्तान लेड टू द मॉडर्न बॉर्डर्स ऑफ अफगानिस्तान 1878 से 1880, ये देखो सेकेंड अफगान वॉर 1880 में दैट बॉर्डर वाज डिसाइडेड, ठीक है। ओके, इसी में अब हम एक्सपेंस की बात क्यों कर रहे हैं, उसी में अगला पॉइंट आप लिखना, दे ठीक है, हाई वॉर एक्सपेंडिचर, हाई वॉर एक्सपेंडिचर मींस हाई वॉर एक्सपेंडिचर मेंट अ ग्रेटर टैक्स बर्डन ऑन इंडियंस, ठीक है, तुम लड़ाई लड़ो, खर्चा कौन दे, इंडियंस, ठीक है ना। हाई वॉर एक्सपेंडिचर मेंट अ ग्रेटर टैक्स बर्डन ऑन इंडियंस। अब लिटन का अंत भी देख लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट लिखो लिटन में, इन 1880 लिबरल पार्टी केम इन पावर इन यूके, लिबरल पार्टी, इनका भी एक बड़ा रोल है इंडिया की इंडिपेंडेंस में, लिबरल पार्टी का, ठीक है ना। इन 1880 द लिबरल पार्टी केम टू पावर, देयरफॉर लिटन एंड द कोड इज 7680, हर बार लिटन लिखो, हर बार 7680 लिखो, 3 4 5 बार में याद हो जाएगा, भूलेगा नहीं फिर। इन 1880 द लिबरल पार्टी केम टू पावर, देयरफॉर लिटन 7680 called back 7680 called back and लिबरल रिपॉन, लॉर्ड रिपन, इसके साथ लॉर्ड लगाओ, अच्छा आदमी था, लिबरल लॉर्ड रिपॉन, कोड इज 8084, लिबरल लॉर्ड रिपॉन बिकेम वाइस रॉय ऑफ इंडिया, नॉट गवर्नर, वाइस रॉय, बिकॉज आफ्टर 1858 वाइस रॉय, ठीक है, वाइस रॉय ऑफ इंडिया, लॉर्ड रिपन वाइस रॉय ऑफ इंडिया। आकाश, क्लास में क्यों नहीं आ रहे हो तुम, पहले ये बताओ मुझे। अभी तक ठीक ही नहीं हुआ, वेरी, क्या बताएं, फ्रेजाइल, जिम में मत जाओ तुम, जुम्बा उम्बा करो, इधर है ना कोई जुम्बा वाला, कौशिक के पास, है ना, कभी मैं वहाँ पेस्ट्री वगैरह लेने गया था, एक आध बार देखा था, एक जुम्बा वाला है ना, वहीं जाओ आकाश, वो ठीक है तुम्हारे लिए। अरे जो भी है सर, कल ट्राई करूंगा आने की, कल क्या करोगे आकर के, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब जरा आते हैं लॉर्ड रिपन पे, लॉर्ड रिपन 8084, ही वॉज अ गुड गाय, ठीक है, ठीक है, इस तरह से याद रखते हैं कि किसने अच्छा काम किया था, ही वॉज अ गुड गाय एंड ही इज नोन एज फादर ऑफ लोकल बॉडीज और रूरल बॉडीज, ये होती है ना पंचायतें, तालुकाज, इसी की देन है, ठीक है ना, फादर ऑफ लोकल बॉडीज लाइक पंचायत, तालुका, तालुकाज, ब्लॉक, etc.
इसने लोकल बॉडीज को बहुत ज़्यादा एम्पावर किया और कोशिश की कि सरकार का इन्वॉल्वमेंट इनसे हट जाए। जैसे मान लो आप कहीं पे रह रहे हो एक गांव में, तो कोशिश किया कि गांव के जो लोग हैं वो अपनी चीज़ें देखें, वो अपने लिए वो ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं इन कंपैरिजन विद द गवर्नमेंट, जो फॉरेन गवर्नमेंट है ना। एक ब्रिटिशर्स से बेहतर वो गांव वाले खुद का देख सकते हैं, एजुकेशन के मामले में, सैनिटेशन के मामले में, बाकी चीज़ों में, छोटी मोटी चीज़ें है ना। और हाँ, गवर्नमेंट चेक्स होंगे ऑब्वियसली वहाँ पे, लेकिन मोस्टली क्या करेगा कि ज़्यादातर वो ऑटोनॉमस फंक्शन करें। सो ये एक इसका बड़ा चीज़ है, मतलब कुछ 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 चीज़ें इसने बहुत अच्छी की। पहला काम इसका था लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, इसी के लिए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट 1882, ये वही है कि भाई लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, रेजोल्यूशन लिख लो, रेजोल्यूशन 1882, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट रेजोल्यूशन 1882। अच्छा हाँ, मैंने बोला था कि एक चीज़ को और ये ठीक कर देगा। हाँ ठीक है। क्या कहते हैं, अच्छा चलो ठीक, पहले यही लिख लो। सिविल सर्विसेज की एज फिर कितनी कर दी इसने, 19 to 21। ठीक है, एक तो इसने इसको फिक्स कर दिया, एंड देन अच्छा हाँ, इसने आर्म्स एक्ट को भी फिक्स कर दिया था, आर्म्स एक्ट 1878 को फिक्स कर दिया। नाउ लाइसेंस इज नेसेसरी फॉर एवरीवन। ठीक है, और ऐसे मतलब एक वो लिख लो, फिर अभी लिखवा देता हूं इसको पूरा। एंड ही रीपील्ड द वर्नाकुलर एक्ट, कोई डिपॉजिट मनी वनी नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, हाँ ठीक है, ये एक्ट भी 1878 का था और इट वाज रिपील्ड इन 1882। सो इट वाज रिपील्ड इन 1882, बट ये एक्ट जो है ये 1878 का है, ये याद रखना। ठीक है, लाइसेंस इज नीडेड फॉर एवरीवन, है ना, सबको लाइसेंस चाहिए। अब यहाँ पे कोई भी वो रेसिज्म नहीं, इंडियन हो, हाँ हाँ, ये सारी चीजें लिखूंगा, डोंट वरी। ठीक है, ओके, ठीक है, ये हो गया। एंड देन देर इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज कॉल्ड इल्बर्ट बिल इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी, इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी। ये ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसकी वजह से इसको वापस भेज दिया गया था। इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी वाज इन 1883-84। कोशिश की इसने थोड़ा सा डेमोक्रेसी के लिए इंडियंस की, जिसकी वजह से इसको ठीक है। इसमें एक और पॉइंट ऐसे ही लिख लो, अभी सब लिखवा देता हूँ। हंटर एजुकेशन कमीशन, हंटर एजुकेशन कमीशन, ईयर इज सेम 1883-84, नहीं 82-83 कर लेना, ठीक है, कि ये कंट्रोवर्सी से पहले हो चुका था, 1882-83। कुछ इसकी जो मेन मेन चीज़ें हैं ताकि याद करने में आसानी हो। लिमिट की बात कर ली हमने, एज 21 कर दिया, आर्म्स एक्ट रिपील्ड द वर्नाकुलर एक्ट। हाँ, हंटर एजुकेशन कमीशन, एजुकेशन के लिए एक कमीशन बनाया था इसने, बताता हूँ इसमें क्या था। हाँ 82-83, ठीक है, चलो कुछ पॉइंट्स लिख लो आप। तो सबसे पहले लिखो ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है, इसी के अंदर लॉर्ड रिपन में ही लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। हाँ ये सारे बिल्कुल, हाँ हाँ ये सारे रीजंस हैं, डोंट वरी, जब तक आईएनसी नहीं आ जाता तब तक ये रीजंस ही हैं, है ना। कुछ प्री आईएनसी ऑर्गेनाइजेशंस भी देखेंगे, खैर ठीक है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट रेजोल्यूशन 1882, हेडिंग डालो आप, कुछ पॉइंट्स लिख लो इसमें। देयर एग्जिस्टेड कमिटीज, इसका मतलब ये है, देखो पहले इसमें बात ये है कि ऐसा नहीं कि इसने ही शुरुआत की, कुछ कमिटीज ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी, ठीक है, पहले से भी थे, गांव में पंचायतें चीजें हुआ करती थी, एवरीथिंग वाज अंडर द गवर्नमेंट। ये कोशिश कर रहा है सारी पावर उन्हीं के पास हो, ठीक है ना। देयर एग्जिस्टेड कमिटीज फॉर डिफरेंट वर्क्स लाइक
लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में बात कर रहे हैं. देयर एग्जिस्टेड कमिटीज फॉर डिफरेंट वर्क्स लाइक सैनिटेशन, रोड कंस्ट्रक्शन, एजुकेशन, एटसेट्रा. 1880 सॉरी 18 अफगानिस्तान वाले बॉर्डर का क्या बोला था मैंने? 1880 था, 1880 ना तनिषा? 1880. रोड कंस्ट्रक्शन, एजुकेशन, एटसेट्रा in rural areas etc. in rural areas and municipal areas. In rural areas and municipal areas in urban towns. In rural areas and in municipal areas in urban towns. Urban towns. However, नहीं इसी में कंटिन्यू करना, फुल स्टॉप लगा दो. However, they are however they were लिखो, आर क्यों ही लिखोगे? However, they were under official control. They were under official control. ऑफिशियल कंट्रोल का मतलब है, आगे ब्रैकेट लगा के लिखना, हेडेड बाय ब्रिटिश ऑफिशियल्स. दे वर अंडर ऑफिशियल कंट्रोल, आगे ब्रैकेट लगा के लिखना, हेडेड बाय ब्रिटिश ऑफिशियल्स एंड डे टू डे फंक्शनिंग अंडर गवर्नमेंट कंट्रोल. मतलब सारी चीजें गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट. फंक्शनिंग अंडर गवर्नमेंट कंट्रोल, ब्रैकेट क्लोज्ड, फुल स्टॉप. तो ये फंक्शंस पहले से एग्जिस्ट करते थे बट गवर्नमेंट इनको डायरेक्टली कंट्रोल कर रही थी. रिपन ने क्या कोशिश की कि इनको जहां पे ये हैं उन्हीं को दे दें इनकी पावर्स, है ना, गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट कम से कम कर दिया जाए, ओनली चेक्स हो थोड़े बहुत, अदरवाइज पावर लाइज विद देम. ठीक है, ओके. फिर लिखो नेक्स्ट पॉइंट. अब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को पूरा मत लिखना, एलएसजी लिखो सिर्फ, है, लखनऊ सुपर जायंट्स. एलएसजी. एलएसजी रेजोल्यूशन स्ट्रेंथन. मुझे लगा किसी को टीम ही नहीं पता होगी. जो हंसने वाला जोक था उस पे तुम लोग ग्रामर ठीक करवा रहे हो. कोई बात नहीं, ठीक है. LSG resolution in strengthen the urban and rural local bodies. LSG resolution strengthen the urban and rural local bodies, and by 1884 effects could be seen in whole of India. By 1884 effects could be seen in whole of British India. ठीक है. अब देखो ये जो काम चल रहा है ना, ये लोकल बॉडीज को सही मायने में स्ट्रेंथन करने का काम नहीं है, ये उनको पॉलिटिकली अवेयर करने का काम है. समझ रहे हो? जब आप खुद की चीज़ें खुद मैनेज करोगे तो आप पॉलिटिकली अवेयर होगे, आपको पता चलेगी कि किन चीज़ों में आप लैग कर रहे हो, किन चीज़ों की आपको ज़रूरत है, क्या चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, है ना. तो बस वो पॉइंट लिख लो आप. नेक्स्ट पॉइंट लिखना, द आइडिया वॉज टू ट्रेन इंडियंस. The idea was to train Indians in self-government, i.e. the idea was to train Indians in self-governance, i.e. political education. मेन इसका एम क्या है? पॉलिटिकली थोड़ा अवेयर करना, ठीक है. एंड नॉट सिंपली फॉर इफिशियंसी इन एडमिनिस्ट्रेशन. इफिशियंसी इन एडमिनिस्ट्रेशन से कोई लेना देना ही नहीं है. तो यूपीएससी अगर एक क्वेश्चन पूछ ले कि इसका मेन काम क्या था, उसमें 2-3 स्टेटमेंट दे दे, और पक्की बात है कि अगर पूछेगा तो इफिशियंसी इन एडमिनिस्ट्रेशन देगा ताकि लोकल बॉडीज आराम से चल सके. वो कोई काम नहीं, सिर्फ काम क्या है? पॉलिटिकल एजुकेशन, है ना, सेल्फ गवर्नेंस को बढ़ाना. नेक्स्ट पॉइंट, नाउ इन ऑल रूरल एरियाज
नाउ इन ऑल रूरल एरियाज डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स एंड तालुक बोर्ड्स, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स एंड तालुक बोर्ड्स, ठीक है, एक एल भी लिख सकते हो, तालुक, तालुका, हाँ ठीक है, एक ही एल लिखना, ताल्लुक बोर्ड्स। वैसे हिंदी में आधा ला भी लगाते हैं उसमें, है ना। खैर, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स एंड ताल्लुक बोर्ड्स। तालुका पता है सबको? सौरभ, व्हाट इज तालुका? है? दिव्या, सुना है ना? बहुत बढ़िया। प्राची, व्हाट इज तालुका? देखो, जैसे बहुत सारी फैमिलीज मिलकर के एक गांव बनाती हैं, बहुत सारे गांव मिलकर के एक तालुका बनाते हैं, बहुत सारे तालुका मिलकर के एक ब्लॉक बनाते हैं, बहुत सारे ब्लॉक्स मिलकर के एक डिस्ट्रिक्ट बनाते हैं, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स मिलकर के क्या बनाते हैं? एक स्टेट बनाते हैं, बहुत सारे स्टेट्स मिलकर क्या बनाते हैं? ठीक है, जरूरी नहीं है कंट्री बनेगी। वेस्ट इंडीज इसका प्राइम एग्जांपल है, बहुत सारे वो हैं बट कंट्री नहीं बन पाया वो एक। खैर, ठीक है। क्या बात कर रहे थे? तालुका समझ आया ना? गांव से जस्ट ऊपर तालुका होता है, कुछ गांव मिलकर के एक तालुका बनाते हैं। पंचायत नहीं देखी क्या किसी ने? फिर तालुका कैसे नहीं पता? कैसे नहीं पता? पिक्चर याद रखो, ये सब बाद में होगा। ठीक है, खैर। ओके, तालुका बोर्ड्स वर सेटअप, तालुक बोर्ड्स वर सेटअप, ताल्लुक बोर्ड्स वर सेटअप एंड मेंबर्स, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभी तक मेंबर्स जो होते थे ब्रिटिश ऑफिशियल्स होते थे, अब मेंबर्स बदल जाएंगे ना। एंड मेंबर्स वर टू बी इलेक्टेड, एंड मेंबर्स वर टू बी इलेक्टेड बाय रेंट पेयर्स एंड टैक्स पेयर्स। और ये रेंट पेयर और टैक्स पेयर कौन सा है? इंडियंस, पीजेंट्स मोस्टली, ठीक है ना। बाय रेंट पेयर एंड टैक्स पेयर्स इंस्टेड ऑफ बीइंग नॉमिनेटेड। पहले क्या होता था, ब्रिटिश ऑफिशियल किसी को भी उठा करके नॉमिनेट कर देते थे कि यू आर द हेड ऑफ दिस पर्टिकुलर तालुका या पर्टिकुलर पंचायत, नाउ दे विल बी इलेक्टेड, ठीक है। और उनको इलेक्ट भी कौन करेगा? वही लोग जो कि रेंट पे कर रहे हैं या तो टैक्स पे कर रहे हैं, ठीक है। रेंट पेयर्स क्यों बोल रहा हूं? रेंट पेयर्स कौन है? किस हिसाब से रेंट पेयर हुए वो? हम्म, ठीक है, ब्रिटिशर्स ने बहुत सारा लैंड लीज पे दे रखा था, है ना, जैसे पहले राजा करते थे, लीज पे दे रखा है, तो बेसिकली क्या आप उसके ओनर नहीं हो, ना ही टैक्स पेयर हो, वो एक तरह से आप रेंट पे कर रहे हो, कोई चीज आपने लीज पे ले रखी है तो उसका आप रेंट पे कर रहे हो, है ना। सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड रेंट पेयर्स। नेक्स्ट पॉइंट लिखना आप, ये कुछ फैक्चुअल चीजें हैं जो कि आपको जरूर मेंशन करनी है। इन टाउन्स पावर्स ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज, इन टाउन्स पावर्स ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज वर इंक्रीज्ड, in towns powers of municipalities were increased, plus a minimum of 2/3 members, plus a minimum of 2/3 members, मिनिमम बोल रहा हूं, ठीक है, minimum of 2/3 members to be elected, members, to be elected members plus 1/3 maximum nominated, प्लस चेयरमैन टू बी, ये स्ट्रक्चर है म्यूनिसिपैलिटी का, प्लस चेयरमैन टू बी नॉन ऑफिशियल ब्रिटिश, सॉरी नॉन ऑफिशियल मेंबर, ब्रिटिश मत लिखना, प्लस चेयरमैन टू बी नॉन ऑफिशियल मेंबर, मतलब कोई भी हो सकता, क्योंकि यहाँ स्पेसिफाई नहीं किया, तो ये ब्रिटिश भी कोई हो सकता बट वो ऑफिशियल नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, नॉन ऑफिशियल। ये है म्यूनिसिपैलिटी का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो जितने होंगे उसके 2/3 जो है वो इलेक्टेड होंगे, मतलब 1/3 जो है नॉमिनेटेड होंगे। अब जितने भी मेंबर्स डिसाइड हो, कोई वो नहीं था स्ट्रक्चर, जैसे जिस हिसाब का साइज उस हिसाब से मेंबर्स, ठीक है। बड़ा एरिया होगा तो ज़्यादा मेंबर्स होंगे, छोटा एरिया होगा तो कम मेंबर्स, बट दिस इज द स्ट्रक्चर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में वही सारी चीज़ें हैं। सब्जेक्ट ऑफ हेल्थ एजुकेशन, सब्जेक्ट ऑफ हेल्थ एजुकेशन, रोड्स
कम्युनिकेशन एटसेट्रा टू लोकल बॉडीज। देखो ये पावर्स लोकल बॉडीज को दे दी, क्योंकि दे नो बेटर कि भाई क्या करना क्या नहीं। सब्जेक्ट ऑफ हेल्थ, एजुकेशन, रोड्स एंड कम्युनिकेशन एटसेट्रा टू लोकल बॉडीज। नेक्स्ट पॉइंट, local bodies to be free, local bodies to be free from government bodies, local bodies to be free from government bodies in their functioning, to be free from government bodies in their functioning. However, government can inspect and dissolve local bodies. कुछ भी उल्टा सीधा करते पाएंगे। कैन इंस्पेक्ट एंड डिजॉल्व द लोकल बॉडीज। इंस्पेक्ट कर सकती है गवर्नमेंट और डिसॉल्व भी कर सकती है उनको इफ नीडेड। ठीक है ना। हंटर एजुकेशन कमीशन और लिख लो आप, फिर कुछ क्वेश्चंस बता दो, फिर टाटा बाय बाय। हंटर एजुकेशन कमीशन HEC, हाँ रिपॉन, अभी रिपॉन की बात चली। हाँ जब तक वापस नहीं चला जाएगा इसको भी भेज करके इरविन आएगा, फिर इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी होगी। हाँ हाँ अभी आएगा आएगा, वही तो मेन है, उसको बचा के रखते हैं ना, अच्छी चीज लास्ट के लिए। हंटर एजुकेशन कमीशन HEC 1882 83, वही सारी बातें समझ चुके हैं, इसमें कुछ था नहीं अलग से। बेसिकली इसमें क्या किया इसने, इसमें पढ़ाई के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट की बात की, क्योंकि बोला सिर्फ पढ़ाना ही जरूरी सही काम नहीं है, सिर्फ पढ़ करके सारे लोग यूपीएससी थोड़ी निकाल लेंगे, कुछ स्किल्स भी होनी चाहिए कि अगर मान लो यूपीएससी नहीं निकला तो हम चाय का ठेला वाला लगाओ। हाँ केडी कैफे हाउस बढ़िया चल रहा है किसी दुनिया में। ठीक है, फंडिंग नहीं दे रहे आप लोग, बस यही दिक्कत आ रही है। एक बार बॉन्ड खरीदो फिर देखो कैसे पैसा लेके भागता हूँ, मतलब अच्छा चलाऊंगा। ठीक है। लो, ये लो रिस्क वाला होगा वैसे, SIP करो, मैं तो कह रहा हूँ मेरी वाली उसमें देखो फिर मस्त मैं लंदन में घर बनाऊंगा। ओके, सेटअप टू एक्सेस, इसका पहला पॉइंट, सेटअप टू एक्सेस, एसेस, एक्चुअली एक्सेस मत लिखना, सेटअप टू एसेस प्रोग्रेस आफ्टर, सेटअप टू एसेस प्रोग्रेस आफ्टर वुड डिस्पैच, वुड डिस्पैच, वुड डिस्पैच। ठीक है, नाम से ऐसा लग रहा कि फ्लिपकार्ट का कोई ऑर्डर है, बट ये ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड, PM है, और उसके हाँ पता नहीं पूरा नाम भूल गया, वुड याद है फिलहाल, पूरा नाम जिसको चाहिए, ही वाज द प्राइम मिनिस्टर एट दैट टाइम। इसने कुछ चीजें कुछ डायरेक्शंस दिए थे तो उसी को वुड डिस्पैच बोला गया। ठीक है, ठीक है, सेटेड टू एसेस आफ्टर वुड डिस्पैच 1854, वुड डिस्पैच 1854 दैट फोकस्ड अपॉन मास वेस्टर्न एजुकेशन इन वर्नाकुलर्स। मतलब समझ आया, वुड ने क्या किया था कि इंडियंस को इंग्लिश तो एकाएक से सिखा नहीं सकते, तो इनको वेस्टर्न एजुकेशन दो इनकी खुद की लैंग्वेज में, है ना। ये पहले बोल रखा था जिसको ये अब इंप्लीमेंट कर रहा है। 84 की बात करें, 4856 वाज डलहौजी, डलहौजी था ना 4856। ठीक है, खैर, वुड डिस्पैच 1854 दैट फोकस्ड अपॉन मास वेस्टर्न एजुकेशन इन वर्नाकुलर्स। ये क्यों सेटअप हुआ उसका रीजन अभी तक चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, द फोकस ऑफ HEC वाज, the focus of Hunter Education Commission was ailing, primarily, ailing नहीं, primarily मत लिखना, primary and secondary, ailing, हाँ AILING, ailing, primary and secondary education, primary and secondary education which suffered even more, which suffered even more after transfer of education, which suffered even more after transfer of education from center to provinces। एजुकेशन का जो भार था वो प्रोविंसेस को दे दिया गया था कि भाई अपना अपना मैनेज करो, है ना। फ्रॉम सेंटर टू प्रोविंसेस ड्यू टू लैक ऑफ फंड्स,
सेंटर ने बोला कि अपने पास पैसा नहीं है, आप अपना अपना देख लो, पढ़ा सकते हो पढ़ाओ, नहीं भाड़ में जाओ। ठीक है, ड्यू टू लैक ऑफ फंड्स विद प्रोविंसेस एंड द टाइम पीरियड वाज 1870, 1870 में इसको ट्रांसफर कर दिया गया था। लैक ऑफ फंड्स विद प्रोविंसेस, आगे 1878, इसकी रिकमेंडेशन लिख लो, रिकमेंडेशन ऑफ HEC, क्या रिकमेंडेशंस दी इसने वो लिख लो आप। कमीशन था ना, तो रिकमेंडेशन तो आनी ही थी कुछ तो, ठीक है, फॉर्म किया गया था। पहला रिकमेंडेशन लिखना, ट्रांसफर एजुकेशन सब्जेक्ट्स फ्रॉम प्रोविंशियल गवर्नमेंट, ट्रांसफर एजुकेशन सब्जेक्ट, एजुकेशन सब्जेक्ट है ना, मतलब यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, एजुकेशन, ट्रांसफर एजुकेशन सब्जेक्ट फ्रॉम प्रोविंशियल गवर्नमेंट टू म्यूनिसिपैलिटीज एंड डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, समझ आया, इनको मतलब उनको अपना मैनेज करने दो, टाउन है तो उनको मैनेज करने दो, गांव है तो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, ठीक है। और उसी के आगे फुल स्टॉप लगाना, ब्रैकेट में एक चीज लिखना, म्यूनिसिपैलिटीज सेटअप पहले से हो चुकी थी, ये याद रखना, पहले से ही म्यूनिसिपैलिटीज वर देयर। फर्स्ट सेटअप ऑफ म्यूनिसिपैलिटी इन 1864-68, ऐसे डैश लगा देना, फर्स्ट सेटअप ऑफ म्यूनिसिपैलिटी, ऐसा लगे कि इसी के टाइम पे हुआ, क्योंकि फादर ऑफ लोकल बॉडीज बोला, तो इसका ये मतलब नहीं कि इसके टाइम पे सेटअप हुआ, 1864 से 68 है ना, इसके बीच में ऑलरेडी म्यूनिसिपैलिटीज वर देयर, ठीक है। फुल स्टॉप लगाया है, उसके आगे ये लिख लिया, उसके आगे ऐसे प्लस लगाना, प्लस फोकस ऑन मास एजुकेशन, ज्यादा से ज्यादा लोगों को, प्लस फोकस ऑन मास एजुकेशन इन वर्नाकुलर, प्लस एक तो उसका था प्राइमरी और सेकेंडरी, मतलब ये ट्रांसफर कर दो इसको, प्लस फोकस ऑफ मास एजुकेशन इन वर्नाकुलर्स, ठीक है, उनकी लैंग्वेज में उनको एजुकेट करते जाओ आप। नेक्स्ट पॉइंट, डिवाइड सेकेंडरी एजुकेशन इन, हाँ, नेक्स्ट रिकमेंडेशन, डिवाइड सेकेंडरी एजुकेशन इन लिटरेरी प्लस, मतलब प्लस क्या, ऐसे ही लिख लो, दो पार्ट्स में डिवाइड करने बोला, एक था लिटरेरी, सेकंड इज वोकेशन। ये क्या है, दिस इज, इसके आगे लिख लेना इन ब्रैकेट स्किल डेवलपमेंट, यहां पढ़ाओ आप, प्लस ये भी ध्यान दो कि उसके साथ साथ स्किल डेवलपमेंट भी हो रहा है, ताकि अगर कोई गवर्नमेंट जॉब ना ले पाए तो बाकी काम तो कर ही पाए वो, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट, फोकस ऑन एलिंग, फोकस ऑन एलिंग फीमेल एजुकेशन, उन्होंने बोला ब्राउन साहेब ही मत बनाओ, साहिबा भी लाओ। ठीक है, सो फोकस ऑन एलिंग फीमेल एजुकेशन स्पेशली आउटसाइड, तीनों एरियाज के नाम लिख लो, प्रेसिडेंसी एरियाज के नाम, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी एजुकेशन वाज हाई, है ना, स्पेशली आउटसाइड बंगाल, मद्रास, बॉम्बे, फोकस ऑन एलिंग फीमेल एजुकेशन स्पेशली आउटसाइड ऑफ बंगाल, मद्रास, बॉम्बे, क्योंकि वहां की लेडीज ऑलरेडी पढ़ी लिखी हैं। और ये पॉइंट अगर जिसने नहीं लिखा है कि ही इंक्रीज द एज लिमिट फ्रॉम 19 टू 21, उसको भी लिख लो आप, और रिपील्ड द आर्म्स एक्ट, इसको भी लिख लो आप, अगर यहीं अगर किसी ने लिखा था। नहीं नहीं, उसके रिपॉन की बात कर रहा हूँ, हंटर एजुकेशन की इतनी रिकमेंडेशन से 10 इट, रिपॉन के बारे में 2 पॉइंट्स और वो जिसने नहीं लिखे थे बताते टाइम, कि ही रिपील्ड द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ठीक है, अमेंडेड आर्म्स एक्ट, प्लस व्हाट डू यू से, कि चेंज द एज लिमिट फ्रॉम 19 टू 21, ये 3 पॉइंट्स और थे। सो दिस इज ऑल अबाउट, अब इसका एक मेन पॉइंट है, उसको आज नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस बताओ आप मुझे पहले लास्ट क्लास के, इल्बर्ट बिल, जिसकी वजह से इसको वापस भेज दिया जाएगा, ठीक है। इल्बर्ट बिल में भी ऐसे मोटा मोटा आइडिया देता हूँ आपको, कुछ था नहीं, ब्लैक एक्ट्स याद है, कल किसी को लास्ट क्लास के ब्लैक एक्ट्स,
उसमें ये बोला था कि अगर कोई क्रिमिनल ज्यूरिडिक्शन में गोरा आता है उसको इंडियन जजेस जो है वो वहां पे जजमेंट दे सकते हैं। अब सिर्फ इल्बर बिल में इतना होगा कि क्रिमिनल ज्यूरिडिक्शन के अलावा इफ देर इज अ सिविल केस, जैसे सिर्फ मान लो कि क्रिमिनल केस ना होकर के अलावा किसी ने किसी की प्रॉपर्टी हड़प ली, कुछ ऐसा कुछ हुआ, वो ज्यूरिडिक्शन भी इंडियन जजेस के अंदर आ जाएगा, जिसकी वजह से बहुत बहुत प्रोटेस्ट होगा, है ना, कि आप क्या भूल गए जो हमारा हम रेशियल ऑर्डर जो हमारा है कि वी आर सुपीरियर, आप उसको भूल गए। आप ऐसे कैसे कह सकते हो कि मतलब मान लो कोई अंगूरा चोरी करते हुए पकड़ा गया तो उसको एक इंडियन जज, इवन द तालुकाज मुफस्सिल कोर्ट्स उसमें भी दे कैन बी हेल्ड गिल्टी, और ये सब, ये बात पसंद नहीं आई उनको। ठीक है, चलो लास्ट क्लास का जरा कुछ क्वेश्चंस बता दो। ठीक है, आप जा सकते हो क्योंकि लास्ट क्लास होगा, तो बताओ क्वेश्चंस बताओ। जूम करना पड़ेगा क्या? आज हो जाएगा? है हुआ कुछ तो हुआ भी नहीं। हाँ हुआ। ठीक है, ठीक छे, ओके बताओ फिर। तीनों? राइज ऑफ रूल ऑफ प्रेस इम्प्रूव, आज ही बात की क्या इनकी हमने? ओहो गड़बड़ हो गया। किसी और को कोई लगता हो इसके अलावा? 1 2 3 नहीं? शाश्वत कुछ और लगता हो तुम्हें 1 2 3 के अलावा? 4 5 6 भी कोई पिक करो। ठीक है 1 2 3 ठीक है, क्योंकि अभी तो बात की इसकी। ये बताओ, लॉर्ड लिटन अभी बात की हमने, ये गलत नहीं होना चाहिए। किसी को ऐसा लगता हो कि ओनली 2, ओनली 3, 2 and 3, 1 and 3? ये बात तो सही है। थर्ड वन? वर्नाकुलर प्रेसेक्ट ईयर नहीं याद? कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में मुश्किल क्वेश्चन लेकर आऊंगा। हाँ ये ठीक है, लैंड होल्डर सोसाइटी, ये लास्ट क्लास का है, ये याद नहीं होगा जल्दी। बताओ भाई, लैंड होल्डर सोसाइटी। इट रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ पेजेंट्स एंड वर्कर्स, इट हैड मेनी नॉन ऑफिशियल इंग्रेडिएंट्स। लैंड होल्डर सोसाइटी की बात कर रहे हैं। नाम क्या था उनका? कौन से टैगोर थे? दादाजी देवेंद्र टैगोर, उनका था ना ये? कितने लोगों को सारा लग रहा है, कितने लोगों को टू ओनली लग रहा है? टू ओनली? टू है दिव्या? प्राची? टू ओनली? माही ऑनलाइन थे ना, बताओ। बोथ? बोथ? दिव्या बोथ? टू ओनली? टू ओनली? बोथ? बोथ? टू? सौरभ? टू ओनली? ठीक है, टू ओनली इज द करेक्ट, क्योंकि हैं? शाबाश। हाँ, देखो ये इनके लिए नहीं था, मैंने बोला था ना, मैंने बोला एक सोसाइटी और एग्जिस्ट करती है, लेकिन ये इंडियन और ऑल इंडिया वाली बात हुई थी ना। खैर ये सबको रिप्रेजेंट करते हैं, फिफ्थ वाला। वाह, इसका ऑर्डर ही बदल गया है। उसको इसलिए छुपा रखा है, तो उसको मत पिक करो। किसको? बताओ बताओ।
उसको इसीलिए छुपाया था। 6। अच्छा, इसका ऑप्शन नीचे पढ़ लो, एक बार स्टेटमेंट पढ़ लो फिर। पढ़ लिया? ऑप्शन पे चलें? कौन सा? सी ओनली? ठीक है, ओके। हाँ। अच्छा, इसकी बात लास्ट में कर दी, गड़बड़ हो गया। ठीक है, दो आंसर्स हैं, किसी को लिखने का मन हो लिख लेना, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। ठीक है, लिखते रहोगे तो थोड़ा प्रैक्टिस बनी रहेगी, बाकी टोटली अप टू यू। आकाश, लिख के दिखाना तुम, जिम में मिलूंगा। किस जिम में लिख के दिखाओगे ये बताओ तुम मुझे। ठीक है, 150 मतलब 150, 151 भी नहीं होना चाहिए, कम में कर दो वो ठीक है। बात वही है, स्ट्रक्चर वही रहेगा। स्ट्रक्चर इज, एक तरफ बना दो आप, अगर कोई मैप ऐप शो करना या कुछ भी एक स्ट्रक्चर दिखाना तो स्ट्रक्चर दिखा दो आप, ठीक है ना। स्टार्टिंग स्ट्रांग होनी चाहिए, ठीक है। ठीक है, ऑनलाइन वालों जा सकते हो आप भी। ओके, बाय बाय।